अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। रबीउल अव्वल का माह मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर आए। ईद मिलादुन्नबी 9 अक्टूबर को होगी। रहमतों और बरकतों का महीना, वो महीना जिसमें सरवर कायनात ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। और इससे पहले मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास जब पीर को हुआ था, चांद नज़र नहीं आया था। मुल्क के किसी हिस्से से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई थी, जिसके बाद रूयत हिलाल कमेटी ने करार दिया, ऐलान किया कि ईद मिलादुन्नबी 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार को होगी। इंतहाई खूबसूरत महीना। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी कौम को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी है। कमरी कैलेंडर के लिहाज से देखें तो ये तीसरा महीना है और रबी जो इसका मेन वर्ड है, इसका मतलब है बहार, यानी कि पहली बहार। और मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत महीना इसलिए भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है ये। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, खुसूसन पाकिस्तान में और पूरे खत्ते में, दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे बहन भाई आबाद हैं, सबको ये मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और कुछ और ख़बरें हैं, शामिल करते हैं। एक बड़ी प्यारी सी हमारी नज़र से गुजरी, वी थॉट टू शेयर दिस एज़ वेल। मकबूजा कश्मीर से ख़बर थी, जहाँ 19 साल एक खातून, उन्होंने 25 दिन में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है। माशाअल्लाह। शुमाली कश्मीर का ज़िला बांडीपुर या बांडीपुरा, यहाँ की रिहाइशें कलसूमा, इन्होंने कुरान पाक के जो 30 पारे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 25 दिन में हिफ्ज़ कर लिए। और इससे पहले कश्मीरी रवां साल के आगाज़ में एक कश्मीरी लड़की जो है वो 38 दिन में भी मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुकी हैं। और अभी ये एक और ख़ातून है कुलसुमा, जिन्होंने ये सादत हासिल की। कश्मीर की पहली ख़ातून है जिन्होंने 25 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। एंड ट्राई करेंगे इनको आगे आने वाले किसी प्रोग्राम में कोशिश करें कि हमें ज्वाइन भी करें, मे बी विद वीडियो लिंक एज़ वेल। फिर पूछेंगे ज़रा इनका 25 दिन किस तरह से इन्होंने मैनेज किया, क्या रूटीन इनकी रही, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ी एक तो सादत की बात है हिफ्ज़ करना, और फिर इतने कम वक्त में, कलील वक्त में हिफ्ज़ कर लेना। ज़रूर उनसे पूछेंगे भी, बेशक उनको बुलाएंगे शुएब। और वो लोग जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करते हैं, जिनके सीनों में कुरान महफूज होता है, वो बड़े ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला मुंतखब करता है कि उनके सीने में कुरान को उतारे। और हिफ्ज़ करना आसान काम नहीं होता। बड़ी अच्छी आपने दो बातें कोट की। हमारी दो बहनें, कश्मीरी बहनें जो कि कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं, पाकिस्तान के हर कोने में इसी तरह से बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे। और इवन अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन भी है कि सिर्फ बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर सकते हैं, बड़े होने के बाद आपकी यादाश्त शायद थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हमारे एक कैमरामैन है, इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, मोहम्मद अली उनका नाम है। मुझे सुन के हैरत भी हुई, खुशी भी हुई। ही इज़ 30+ माशाल्लाह, और वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं तर्जुमे के साथ। और जितना खूबसूरत वो बयान करते हैं, जितने वो तफसील से बताते हैं, करेंगे किसी दिन उनको यहाँ बिठाएं, उनसे पूछें कि वो एक एक लफ्ज़ का मतलब उसके एक्सप्रेशन के साथ जैसे बताते हैं, हर आयत का, हर पारे का हवाला दे के कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जलाल में ये कहा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने बंदे से मोहब्बत में ये कहा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो हम कोशिश करेंगे किसी दिन मोहम्मद अली को भी बुलाएं, और इस तरह और जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ जहाँ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं, इतने कलील वक्त में कुरान पाक को हिफ्ज़ करना है बिलाशुबा अनोखी बात है। बेशक अब कोशिश करेंगे जिनको बुलाएं, यानी कुलसुमा को भी, और अली का आपने क्योंकि हवाला दिया तो फैमिली मेम्बर हैं वो, तो हमारे उनको हम ज़रूर बुलाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अली से मुझे अली सतपारा भी याद आया, और अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा याद आ रहे हैं, इसलिए भी चूँकि कल एक खबर और भी थी जो हमने देखी उन्हीं के ट्विटर अकाउंट में, कि उन्होंने ट्वीट की और कहा कि माउंट मनास्लो की जो चोटी है वो विदाउट ऑक्सीजन सर की है और नई तारीख रकम की है। ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने ये किया है, और साजिद सतपारा की तरफ से तारीख़ी कारनामा सर अंजाम दिया गया, ट्वीट उन्होंने की। और माउंट मनास्लो की जब हम बात करें तो बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले वो पहले पाकिस्तानी, इनसे पहले ये कारनामा किसी और पाकिस्तानी माउंटेनियर ने सर अंजाम नहीं दिया। नेपाल में ये चोटी है, 8वीं बुलंद तरीन चोटी है, खासी टफ है, विदाउट ऑक्सीजन इसकी एक्सपेडिशन, ये वाकई चैलेंज था। लेकिन हम देखते हैं कि साजिद सतपारा अपने वालिद के नक्श कदम पर चल रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज अपने आप को देते हैं और फिर उस चैलेंज को वो पूरा करते हैं। इससे पहले भी कई बार हमारे मेहमान बने हैं, हम उनसे उनकी एक्सपीडिशन से मुतालिक भी पूछते हैं। अभी कोशिश करेंगे कि अगर रब्ता हो गया उनसे तो उनसे बात करें इस चोटी को सर करने से मुतालिक। अदरवाइज़ किसी और दिन इंशाल्लाह ज़रूर स्टूडियो में बुलाएंगे और पूछेंगे, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, दैट टू विदाउट ऑक्सीजन। तो ये वाकई एक बड़े विदाउट ऑक्सीजन बिल्कुल इम्पॉसिबल समझा जाता है इसको, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। ज़ाहिर है आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है,
ہے اور آپ کو سلنڈر ساتھ لے جانے ہوتے ہیں. تو یہ آپ وہ بچے جو گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں بالکل بھی ایسے ٹرائی نہ کریں. اس کے لیے آپ کو ساتھ ٹرینرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ گائیڈ بھی ہوتے ہیں, پوری ٹیم ہوتی ہے, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی بھی اگر مشکل صورتحال پیش آتی ہے, اگر خدا نخواستہ طبیعت خراب ہوتی ہے, تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ اس کا انتظام موجود ہو. لیکن بغیر آکسیجن کے اتنی ہائٹ پہ جانا بہت اچھی بات ہے. ایگزیکٹلی مشکل بھی ہے, لیکن چلو انہوں نے کیا, اور اس سے پہلے بھی کئی ٹف ایکسپیڈیشنز وہ کر چکے ہیں. چلیں بڑھتے ہیں آگے. یہ جو ہم پہاڑوں کی ہیں, یہ جو ہم ان ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں, ٹف لوگوں کی بات کرتے ہیں, اس پہ تو ہم آگے چل کے ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں گے, پروگرام بھی کریں, سیگمنٹس بھی کریں. چونکہ جو ویکینڈ کا ذکر ہم بار بار اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ گئے تھے وہ سب K2 بیس کیمپ سے ہو کر آئے ہوئے تھے, بڑے ٹف لوگ. اب وہ کہاں جائیں گے اس پر بھی کسی دن بات کریں گے کہ نئی ایکسپیڈیشن ان کی کیا ہوگی. لیکن ابھی ہمیں بڑھنا ہے آگے. اور کل کا دن بڑا اہم تھا, جس طرح ہم نے کل پروگرام میں آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب جب لنڈن اور US سے واپس آئے تو آتے ساتھ انہوں نے ریسٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کا وزٹ کرنا ہے. دادو وہ گئے تھے, اس کا ذکر کرتے ہیں, کچھ مناظر آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ جب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب دادو کے علاقے جاکھروں میں پہنچے, سیلاب متاثرین کے جو خیمہ بستی تھی وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا, جو سہولیات وہاں دی جا رہی ہیں ان کا جائزہ لیا, اور دادو میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں سے متعلق انہیں بریفنگ بھی دی گئی. کیا رہا وہاں کا احوال, کیا رہی ان کی وہاں پر مصروفیات, کیا حالات ہیں وہاں پر اب, اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس, مل کر دیکھتے ہیں. پاکستان کو سیلاب کی صورت میں اپنی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفت کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے بعد پاکستان پہنچتے ہی وزیر اعظم کی پہلی فرصت سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ تھا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ کے ضلع دادو کے گاؤں جھاکروں میں خیمہ بستی کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرین کو یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ آپ کو آج ہی میں نے شاہ صاحب کو گزارش کی ہے, انشاءاللہ آج انتظام کریں. یہ ڈپٹی کمشنر کو میں نے کہہ دیا ہے, انشاءاللہ آپ کو آج ہی یہاں ملیں گے, آج مل جائے. بالکل آج میں وعدہ ہے نا, شام کو مجھے پھر رپورٹ دینا, میں شاہ صاحب کو پوچھوں گا. ان بچوں کو پڑھانا ضرور ہے, 25,000 ملے گا تو پھر پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملیریا اور گیسٹرو سمیت پانی سے ہونے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. آپ کو آپ دوائی دے رہے ہیں, کہاں کے رہنے والے, دادو کی, آپ کو انشاءاللہ پورا بیٹا علاج کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیمہ بستی میں قائم عارضی اسکول کا بھی دورہ کیا. انہوں نے بچوں سے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی دلچسپی کے بارے میں دریافت کیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے دادو میں سمارٹ اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا. بڑے ہو کے کیا بنو گے, بڑے ہو تو آپ بڑے ہو کے اس کو پڑھاؤ گے نا, قابل بنو گے, ڈاکٹر بنو گے. شہباز زندہ آباد, زندہ آباد. شاہ صاحب بچوں کے لیے ایک سمارٹ اسکول دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ, میں اور شاہ صاحب مل کے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں حصہ لینے والے وفاقی و صوبائی اداروں, مسلح افواج اور مخیر حضرات کو خراج تحسین پیش کیا. اس مصیبت کے وقت میں ہمیں آگے بڑھ کر اگر کہیں کوئی خرابی ہے, کوئی اپنے مشکل ہے, اس کو ٹھیک کریں, نہ کہ ہم اس کو کوئی سیاسی رنگ دیں. جب اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی بڑی تباہی آئی ہے, جہاں پر 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, تو اس کا پورا پاکستان جو ہے وہ پوری طرح مصروف عمل ہے. ریسکیو کا کام جاری ہے, ریلیف کا کام جاری ہے. اتنی بڑی مشکل کے وقت میں ہمیں ہمت سے, صبر سے اور حوصلے سے کام لینا ہے, اور مل کے ہمیں کام کرنا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرین میں 25,000 روپے فی خاندان کے حساب سے اب تک 42 ارب روپے تقسیم کیے جا چکے ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات, ریسکیو اور ریلیف کے کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اب بھی بعض علاقوں میں پانی کھڑا ہے, جس کی نکاسی کا کام جاری ہے. پاکستان آرمی, نیوی, بحریہ, صوبائی و وفاقی اداروں کے ساتھ مل کر متاثرین میں خشک راشن اور دوسری سہولیات کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں. امیگریشن حکام نے نکاسی آب اور مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق وزیر اعظم کو بریفنگ دی. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنی سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کریں.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल दादू में मौजूद रहे। रिपोर्ट आपने देखी। 24/7 वज़ीर-ए-आज़म कनेक्टेड हैं, तमाम रिपोर्ट्स उनके पास आ रही हैं। वो खुद गाहे बगाहे दौरे कर रहे हैं सैलाब मुतासर इलाकों के। लेकिन एक बड़ा चैलेंज शुएब जो हमें दरपेश है वो मईशत के हवाले से, तो उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि हमारे एक तो पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी, पहले से मुश्किलात थी गुज़श्ता हुकूमत के इक़दामात की वजह से, फिर उसके बाद IMF के साथ हमारी कुछ ऐसी डीलिंग्स थी जो कि पिछली गवर्नमेंट की वजह से जिनको पूरा करने के लिए हम बाउंड थे, माशी बोझ मजीद बढ़ा, फिर उसके बाद सैलाब आया, उन मुश्किलात में इजाफा होता गया। तो इस तमाम तर सूरत हाल में एक नहायत अहसन फैसला किया गया, वज़ीर ख़जाना तैनात किया गया इसहाक डार साहब को। सेनेटर का हल्फ उन्होंने कल उठाया, वज़ीर ख़जाना की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठा लिया है। और इसहाक डार साहब के आने के बाद जो एक बहुत मुस्बत तब्दीली हम फौरी तौर पे देख रहे हैं, दैट इज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 366 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। और इसके अलावा इंटर बैंक में रुपए की कदर में भी इस्तेहकाम रहा और डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता हो गया। इससे पहले जब 2 बार इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना रहे तो उस वक्त भी बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ हमने देखी, तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी खबरें हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल, चलें अल्लाह करे डॉलर और काबू में आ जाए। एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि डॉलर काबू में आ जाएगा। लेट्स सी अब कितने दिन या कितना वक्त लगता है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करेंगे। दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हम पिक करते हैं, कुछ अनोखी खबरें भी पिक करते हैं और कुछ खबरें ऐसी जिनको आपको बता के थोड़ा सा हम भी घबरा जाते हैं। एनीवेज एक खबर हमारे पास है ग्लासगो स्कॉटलैंड से। बहादुर बुजुर्ग खातून से मुतालिक खबर है जिन्होंने मुसल्लह डकैती की कोशिश नाकाम बनाई। डिटेल्स उसकी ये हैं कि 83 साल ये खातून हैं और अपने 26 साल भतीजे के साथ ये किसी एजेंसी में काम कर रहे थे जब ये वाक़या पेश आया कि एक मुसल्लह शख्स ने इनके भतीजे को धमकी दी। और वो जो खातून है ना, पस्त कद उनका, लेकिन हिम्मत उनकी मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त, कि मुसल्लह शख्स को ना सिर्फ काबू करने में अपने भतीजे की मदद की, बल्कि उन्होंने उस शख्स को बेनकाब भी किया। वो स्टोर पर पहले से एक गाहक रहा है, पहले कई बार आ चुका है वहाँ पर, अभी वो डकैती करने की नीयत से आया था तो वो पहचान गए उसको, यानी उसने वो जो कवर किया हुआ था अपना फेस, उन्होंने वो कवर भी हटा दिया। और शेब जैसे कोई किसी को ना, मतलब डाकुओं को, चोरों को काबू करने की बात होती है, हमें लगता है एक लंबा चौड़ा बंदा होना चाहिए, बंदा बंदी नहीं, मतलब मर्द हो ज़रूर, तो वो काबू कर सकता है और फेंटी लगा सकता है उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, चोरी डकैती की वारदातें कर रहे होते हैं। खातून, एक तो 63 साल उनकी उम्र और वो 5 फुट उनका कद। मेंशन तो स्टोरी में ज़ाहिर है हम ऑनलाइन सोर्सेज से वो स्टोरी देख रहे होते हैं। तो बड़ी हैरत की बात थी मेरे लिए भी कि उन्होंने कैसे उस डाकू को पकड़ा होगा, उसको फेंटी लगाई होगी और फिर ज़ाहिर है पुलिस के वाले कर दिया होगा, निमट लिया होगा। फॉर श्योर उसके हम विजुअल कुछ देर पहले आपको दिखा भी रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जा रहा है, उसकी बात करते हैं। रेबीज़ यानी जनरल इसका परसेप्शन ये है जी कि पागल कुत्ते के काटने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन रैट्स के काटने से भी, स्क्विरल्स के काटने से भी, कुछ और जानवर उनके काटने से भी ये फैलता है। तो ये जो रेबीज़ है, इससे मुताल्लिक़ जब हम बात करते हैं, ज़रा वैक्सीन से मुताल्लिक़ भी बात की जाती है। और आज का दिन ये मनाने का मकसद क्या है, जो पागल कुत्ते हैं या ऐसे कोई पालतू जानवर, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, यस, वो भी, उसके अलावा भी कोई अगर और जानवर जिससे फैल सकता है, उसके काटने से पैदा शुदा बीमारी यानी रेबीज़, इसकी अलामात क्या होती हैं, इससे आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है, बचना कैसे चाहिए, अगर ऐसा कोई कुत्ता काटे या ऐसा कोई जानवर काटे तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से आगाही बड़ी ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये दिन मनाया जाता है ताकि मुख्तलिफ सेमिनार्स हों, इवेंट्स हों और उसकी वजह से लोगों में आगाही आ सके कि वो जानवर जिनके शार्प टीथ होते हैं, जनरली उन्हीं के हवाले से कहा जाता है कि उनके काटने से ये बीमारी फैलती है। सबके काटने से नहीं, कुछ के, लेकिन ज़रा पता नहीं होता ना कि किसके काटने से हो जाएगी, तो इसलिए आपको वैक्सीन लगानी बहुत अहम हो जाती है। और जो रिसर्चेस हमने देखी है ना, उसके मुताबिक शेब हर साल 55,000 लोग पागल कुत्तों के काटने से जहरीले वायरस का शिकार होकर मर जाते हैं, जिनमें से 95% मरने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक एशिया और अफ्रीकी ममालिक से होता है। तो हमारे खत्ते में ये जो केसेस हैं ये ज़्यादा हैं। वैक्सीन अवेलेबल होती है तमाम ममालिक में ही, लेकिन बचाव इम्पॉर्टेंट है कि आप, अगर आपको पता है कि ये कुत्ता आपको काट सकता है, अच्छा अवेयरनेस के साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है बच्चों को कि आपने किसी भी जानवर को छेड़ना नहीं है, उसके करीब नहीं जाना, उसे पत्थर नहीं मार रहे। अगर आप उसको ट्रिगर करेंगे इस तरह से पत्थर मार के या किसी भी तरह, तो वो फिर ज़ाहिर रिस्पॉन्ड करेगा और रिएक्ट करेगा। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं ना मुख्तलिफ शहरों में जी कि उस इलाके में कुत्ते के काटने के वाक़यात, तो वहाँ पे ये कोई नहीं बताएगा कि वहाँ बच्चों के छेड़ने के कितने वाक़यात हैं। वो ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है, वो काट रहा है, किसी वजह से रिएक्ट कर रहा है। अगर नहीं छेड़ेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वो कुछ भी नहीं कहेगा। हमने बच्चों को ये तो सिखाया है, मारो पत्थर, डराओ, भगाओ,
हमने प्यार करना नहीं सीखा, इसलिए Exactly. ये ज्यादा और मसला होता है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट वन हेल्थ का भी है ना कि Yes. देखें अगर जानवर महफूज होंगे तो हम महफूज होंगे, क्योंकि हम जानवरों का गोश्त खाते हैं, और जानवर महफूज रहें इसके लिए हमारे दरख्तों का, पौधों का भी महफूज होना ज़रूरी है, क्योंकि जानवर उन पौधों और दरख्तों के पत्ते खा रहे होते हैं या वो उस ग्रीनरी को खा रहे होते हैं। ये पूरा एक साइकिल है ना सोसाइटी में, जानवर ग्रीनरी को खाते हैं, फिर उसके बाद हम जानवरों का गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये पूरा साइकिल इसी तरह से चलता है। तीनों चीज़ों का एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। ये तो इकोसिस्टम है हमारा, इसको मुतासिर अगर हम करेंगे तो सब मुतासिर हो जाएंगे। कोई ज़रा सी भी छेड़छाड़ करेगा इकोसिस्टम से, नेचुरल हैबिटेट से, तो मुतासिर सब होंगे। चलें बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरें में शामिल करेंगे। 59 साल बाद मुश्तरी यानी जुपिटर ज़मीन के इंतहाई करीब आया है और इसकी वजह से ये खासा बड़ा नज़र भी आ रहा है, रोशन नज़र भी आ रहा है। और नासा के मुताबिक 1963 के बाद पहली बार ये सैयारा इस हद तक रोशन था कि टेलीस्कोप की मदद से इसको देखा गया। नासा के मुताबिक जुपिटर और ज़मीन के दरमियान 367 मिलियन माइल्स यानी 590.6 मिलियन किलोमीटर का ये फासला है और अगली बार जुपिटर को 107 साल के बाद ज़मीन के इंतहाई करीब देखा जा सकेगा। तो यानी अभी तो 59 साल बाद, और इसके बाद जब ये नज़ारा होगा तो 107 साल बाद ये नज़ारा आप देख पाएंगे, बट दैट टू फ्रॉम अ टेलीस्कोप ऑफ कोर्स। और शुएब, इस तरह की एक और खबर जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये थी कि अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का एक खलाई जहाज़ डबल स्टीरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट ये खला में तैरते हुए सियारचे की सतह पर टकरा गया है। अब ये पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है कि सारे लोग हैरान होते कि कामयाबी से ये एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट जो था ये टकरा गया है। अब पता नहीं इसको क्या होना चाहिए था। मेरे ख्याल में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे ना कि बाकी चीज़ें भी खला में इतनी दूर तक जाती हैं या नहीं। और डार्ट की जानिब से जो ज़मीन पर भेजी की कुछ तस्वीर मौसूल हुई है ना, डिमोफ्रस नामी इस सियारचे का जो बड़ा साथी है, वो सियारचा जो है वो खला के काले समंदर में एक धब्बे की तरह नजर आता था। अच्छा कितना मुश्किल सा लगता है ना कि काला समंदर उसके अंदर एक धब्बा। अब ये टकराने से कबल जो डार्ट है वो खलाई जहाज 14,000 मील फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा था, यानी 14,000 मील फी घंटा की रफ्तार से बढ़ा था। मिशन के जो ऑपरेशन है ये रूम में टकराव की कामयाबी की तस्वीर आते ही ज़ाहिर है हैरत का आलम था कि ये काफ़ी हैरत ज़दा ये मनाजिर थे। चलें बढ़ते हैं आगे और ख़बरें भी शामिल करते हैं। दादी से मोहब्बत करते हैं। दादी से मोहब्बत तो सभी को होती है शुएब, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में ना दादी ख्याल रखती भी हो तो एक मसला जो है वो पूरे मुल्क में ही, क्योंकि पानी बहुत जगहों पे ठहरा हुआ वो तो है, लेकिन इस्लामाबाद में ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पे डेंगू के काटने के बहुत केसेस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा केस हो रहे हैं। मेरे दोस्त को भी डेंगू हो गया, कल रात भी उसको लेकर हॉस्पिटल भागे बिकॉज 104 बुखार था। आपके 3 दोस्तों को हुआ है? ये पता लगा एक दोस्त को, जब वहाँ गया पता नहीं उसके कज़न को भी हो गया, फिर पता नहीं उसके एक और दोस्त को भी हो गया। तो हमने एक अच्छा मज़े की बात बताऊँ आपको, इमरजेंसी में लेकर गए तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप इनको ड्रिप लगाएं, तो मैं यहीं से ना सैंपल दे, मैं टेस्ट के लिए दे आता हूँ। तो पहले एक सैंपल लिया, मैं सैंपल देने ऊपर लेबॉर्ट्री गया, नीचे आ गया, दूसरा सैंपल मैं दूसरा देने चला गया, फिर जब तीसरा सैंपल मैं देने गया तो मुझे वो लेबॉर्ट्री वाले ने कहा आप वार्ड बॉय हैं? मैंने कहा नहीं, कहते हैं भाग भाग के सैंपल लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त है इकट्ठे 3, मैं बारी बारी लेकर आ रहा हूँ उनका सैंपल। और शुक्र करें कि मैं ठीक हूँ कि मैं सैंपल लेके आ रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा मजा आया उसकी बात से, आप वार्ड बॉय हैं, आप भाग भाग के सैंपल लेकर आ रहे हैं। तो ये है कि आप थोड़े से डॉक्टर तो बन ही गए होंगे ना? मैं भी सुबह लगा कर रहा हूँ ड्रिप खुद। वाओ वेरी गुड। अगर टीम में किसी को कोई भी मसला हो तो ही इज अवेलेबल। नहीं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे किसी को मसला ना। ये तो है मेरी वाइफ ने मुझे सिखाया है ये ड्रिप श्रिप लगाना, वरना मुझे डर लगता है टीकों से। लेकिन केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एहतियात करनी चाहिए सबको। घरों के बाहर जो दरवाजा होता है उस पर नेट का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा वो जो एंटी मॉस्किटो लोशंस होते हैं वो यूज करें, और घर के आसपास पानी ना जमा होने दें। ये बेसिक अवेयरनेस टिप्स हैं तो मेरा ख्याल है। और इंतजामिया भी इसमें मुतहर्रिक है। वो जो धुआं छड़ियाँ, आई मीन वो जो स्पेशली क्या उसे कहते हैं, जो मच्छर भगाओ मुहिम उनकी होती है, वो धुआं स्प्रे भी किया जाता है ताकि मच्छर भाग जाए। बिकॉज ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नॉट जस्ट इन इस्लामाबाद बट नेशन वाइड केसेस बढ़ रहे हैं। और हमें इस वक्त अच्छा एक और बात भी सलमा, कि उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने पूछा इमरजेंसी में जो डॉक्टर की ड्यूटी थी कि हाँ भाई क्या चल रहा है। उसने कहा जैसे डेंगू ही चल रहा है, यानी वो अच्छा बेड भी नहीं मिल रहा था हमें, बिकॉज बहुत पेशेंट्स थे, डेंगू के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे। तो प्लीज़ एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अच्छा छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। साथ रहिए सुबह पाकिस्तान के।
things to come. वेलकम बैक नाजरीन। माह मुबारक रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में इसके बारे में बात की। इतना खूबसूरत महीना है तो हमने सोचा कि आज इस पे तफसील से बात करें, दिल खोल कर बात करें और सीरत नबवी से हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, हम किस तरह हर सोशल एस्पेक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए एक मुकम्मल मशअल राह है। आप बतौर मौलम उनकी ज़िंदगी को देखें, बतौर सियासतदान उनकी ज़िंदगी को देखें, बतौर एक अच्छे शहरी के उनकी ज़िंदगी को देखें, एक बच्चे से लेके बुढ़ापे तक एक इंसान जिन जिन मराहिल से गुजरता है, हर एस्पेक्ट के हवाले से आप हर रिश्ते के हवाले से उनसे हम रहनुमाई ले सकते हैं। हर मुश्किल की घड़ी में अगर आप सोच लें कि अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, अगर ये मामला होता तो आप ये देखिए कि सीरत नबवी से कितना कुछ हम सीख सकते हैं। रहमतुल लिल आलमीन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और माह मुबारक रबीउल अव्वल इसका जब आगाज़ हुआ तो हमारी कोशिश है कि हम डेली बेसिस पर उनकी सीरत पर गुफ्तगू करने की कोशिश करें। हम कोशिश कर सकते हैं, हम सीखने की कोशिश ही कर सकते हैं। इतनी जामे उनकी शख्सियत, उस पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ बात हो सके। ज़ाहिर है कुछ ही हो पाएगी, वक्ती मुख्तसर एक उनके सिफ़ पर भी हम बात शुरू करें तो शायद सदियाँ बीत जाएं और वो बात मुकम्मल ना हो। लेकिन इस जिंदगी का हर लम्हा, हर एस्पेक्ट, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, बात करना, दूसरों से डील करना, हर चीज़ में हमें वो खूबसूरती नज़र आती है कि बात करें तो करते ही चले जाएं। और उसके बेशुमार हवाले हमारे पास मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए आज हमारे साथ नूर फातिमा स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि बहुत से कॉम्पिटिशन्स जीत चुकी हैं, पीटीवी से 2 बार मुकाबला जीत चुकी हैं। इसके अलावा पीएनसीए के बहुत सारे इवेंट्स, ऑल पाकिस्तान कॉम्पिटिशन, बहुत सारी चीज़ें उनकी क्रेडिट पे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ गुलहाए अकीदत पेश करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात रसूल मकबूल पेश करना। तो नूर फातिमा से नात सुनते हैं। मैंने इस करीने से नाते शहे रकम की है, शेर बाद में लिखा पहले आँख नम की है, शेर बाद में लिखा पहले आँख नम की है। ये मलाल रहता है, ये ख्याल रहता है, ये मलाल रहता है, ये ख्याल रहता है। मिदहते नबी मैंने जितनी की है कम की है, मिदहते नबी मैंने जितनी की है कम की है। मेरे साथ रहती है बरकतें दुरूदों की, मेरे साथ रहती है बरकतें दुरूदों की, मेरी राह में आए
क्या मजाल गम की है मेरी राह में आए, क्या मजाल गम की है उनको सोचते रहना भी तो एक इबादत है, उनको सोचते रहना भी तो एक इबादत है, और ये इबादत भी मैंने दम बदम की है, और ये इबादत भी मैंने दम बदम की है, शेर बाद में लिखा पहले आँख नम की है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया आपने। मिधा सराई हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारी कोशिश है कि माह मुबारक रबीउल अव्वल में हम डेली बेसिस पर सेगमेंट करेंगे, और आज हम ये सोच रहे थे किस स्ट्रेट पर बात की जाए, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज हम बात करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ मॉडेस्ट पर्सनालिटी, एज़ अ हम्बल पर्सनालिटी, कि जब सलमा ये कहा जाता है कि अगर बाज़ार से गुज़र भी रहे होते थे तो खामोशी के साथ, अगर कोई नागवार बात उनके कानों से टकराए तब भी उनके सिर्फ चेहरे का रंग बदलता था, वो रिस्पॉन्स करने का अंदाज़ कितना मुख्तलिफ होता था। ये बात बड़ी सीखने लायक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, कि आप ना कहें लेकिन फिर भी कह जाएं अंदाज से, ये बड़ा अहम है। इस पर आज हम बात करेंगे। खुर्शीद नदीम साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया, उन्हें वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत से पर्सनालिटी ट्रेड्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जितना सीखा जाए उतना ही कम है, लेकिन ज़रा सीखने की कोशिश और जुस्तजू बाकी रहनी चाहिए। एज अ मॉडेस्ट पर्सनालिटी, इस पर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप ज़रा रोशनी डालें, हाउ मॉडेस्ट ही वॉज। अल्लाह के पैगंबर दुनिया में इसलिए आते हैं कि लोग उनका इत्तिबा करें, उनके पीछे चलें, तो उनको आइडियलाइज करें, और इसीलिए अल्लाह ताला उनको लोगों के लिए एक मिसाल बना के भेजता है। बेशक। सबसे आम चीज़ जो इंसानी रवैयों में होती है, जिसके नतीजे में वो अपने लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एक सोसाइटी की तश्कील में बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं। रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये था कि आप अपनी हर हैसियत में बहुत नर्म खू और नर्म तबीयत के आदमी थे। बेशक। कुरान मजीद ने आपके बारे में कहा है कि अगर आपके इर्द गिर्द जो लोगों का एक हुजूम जमा हो जाता है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप तबीयत के बहुत नर्म वाक़े हुए हैं। इसलिए कि अगर आप ऐसे ना होते तो ये लोग आपसे छट जाते, आपके इर्द गिर्द से हट जाते। तो ये जो हुजूम आशिका हर वक्त आपके गिर्द रहता है, ये असल में आपकी तबीयत के अंदर वो निखार, वो हिल्म, वो नरमी है, जिसकी वजह से जो आपके करीब आता है फिर आपसे दूर हटना उसके लिए मुमकिन नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर हैसियत में, यानी आप जानते हैं कि वो दौर वो है कि जिसमें ग़ुलाम रखे जाते थे घरों में, काम करने वाले आज मुलाज़मीन होती हैं, उन दौर में ग़ुलाम होते थे। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु एक तवील अरसा बचपन में आ गए थे आपके पास और रहे जवानी तक सारी उम्र। तो वो ये कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी रसूलुल्लाह ने मुझको नहीं डांटा। गलती हो जाती है आदमी से, मुलाज़मीन से हो जाती है, हम रोज़मर्रा आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि किस तरह बिहेव करते हैं। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़िंदगी भर कभी नहीं डांटा। और उनके वालिदैन, वो ग़ुलाम थे एक कि बिछड़ गए थे, तो उनके वालिदैन उनको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये चाहा कि उनको वापस ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मेरा सालत मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के अपने वालिदैन के साथ नहीं जा सकता। तो ये एक मिसाल है जो ये बताती है कि आपकी तबीयत कैसी थी, कैसी नर्म तबीयत आप थे कि जो आपके करीब आता फिर आपसे दूर न जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्महातुल मोमिनीन के साथ मामला था, कुरान मजीद ने भी उसको बयान किया, रवायात में भी आता है कि कभी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया।
पूरी ज़िंदगी बहुत ऐसे मराहल आए, ख़ुद कुरान ने बयान किया कि आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में ऐसे मराहल आए कि जो आपके लिए परेशानी का बायस बने। सूरह तहरीम को आप पढ़िए तो अंदाज़ा होता है, क्योंकि घरों में ज़ाहिर है आप इंसानों के लिए मॉडल बना के भेजे गए थे, तो घरों के मसाइल जैसे हमारे यहाँ दरपेश होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दरपेश होते थे। सही। लेकिन तबीयत का वो हिल्म और नरमी आपकी कभी कम नहीं होती थी। तो रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अज़वाज मुतहरात के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ उनका रवैया था, वो भी हमारे सामने है। फिर बेटियों के साथ, यानी तबीयत की जो नरमी थी, आपकी जो सबसे बड़ी बेटी थी हज़रत ज़ैनब, वो मक्का में रह गई थी, और जब हिजरत के बाद लोग आए तो बदर के कैदियों में जब बहुत सारे लोग आए तो उसमें उनका खामद भी था, तो उसको रिहा करने के लिए फ़िदिया देना पड़ा। तो वो हज़रत ज़ैनब ने अपना हार भेजा, वो जो जहेज़ के वक्त रसूलुल्लाह ने उनको दिया था अपने खामद को गोया एक तरह से छुड़वाने के लिए। तो रसूलुल्लाह ने वो हार देखा तो आपकी तब आँखों से आंसू टपकना शुरू हो गए, और वो बेटी याद आ गई अपनी, और उसकी शादी और वो सारा वाक़या याद आ गया। इसी तरह आपको मालूम है कि जो सबसे छोटी बेटी थी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी जब तशरीफ़ लाती तो किस अदब और एहतराम के साथ वो खड़े हो जाते। तो कोई रिश्ता, सहाबा का मामला ये था, आपके जो दोस्त अहबाब थे आपके इर्द गिर्द जमा होते, तो उनको भी ये महसूस होता कि हमसे ज़्यादा शायद आप किसी को अजीज़ नहीं रखते। हज़रत बिलाल हों या हज़रत उमर जैसा आदमी हो, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा आदमी हो, हर तरह की हर उम्र के लोग आपके दोस्त, गोया मैं वो मिसालें इतनी ज़्यादा हैं। आपने सही कहा कि हम तो इसके सलाहियत नहीं रखते, बहुत महदूद ज़हनी सतह है हमारी, और हमारी पहुँच भी बहुत महदूद है कि हम उस शख्सियत का अहाता कर पाएँ। नहीं कर सकते। लेकिन आप जिस पहलू से देखिएगे, जिस रिश्ते से देखेंगे, आप जिस ताल्लुक़ से देखेंगे जो समाज में हमारे पैदा हो जाते जितने हैं, ताल्लुकात होते तो आपको ये महसूस होगा कि ऐसी नरमी तबीयत में, इसलिए आपने अपने बारे में फरमाया था कि बोइस्तो लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया कि मैं मकारिम अखलाक को अपनी आला तरीन सतह पे ले जाऊँ। और कुरान मजीद ने भी इसलिए आपके बारे में कहा कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर हैं। तो ये वो कमाल है कि जिसके लिए वो रोल मॉडल हमेशा रहे, हमारे लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, कि एक इंसान खुदा के साथ उसका ताल्लुक़ तो अपनी जगह है, लेकिन अपने समाज के इर्द गिर्द के रिश्तों के साथ वो जैसे रहता है, उसमें आपसे बड़ा कमाल इंसानी तारीख ने नहीं देखा। बहुत खूबसूरत बात की सर आपने। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ज़िंदगी का जितना अता करने की कोशिश करें वो कम है। हर पहलू में हमें इतनी खूबसूरती, इतनी वज़ादारी नज़र आती है कि हमारे लिए तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। हर छोटी से छोटी चीज़ से भी हम सीखते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बचपन यतीमी में गुजरा, उसके बावजूद सादिक व अमीन कहलाए, ये अपने आप में ये कितना बड़ा वस्फ था, इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए, कुरान मजीद ने इसको बयान किया है कि जो नबूवत की दलाइल कुरान देता है ना, कि क्यों पैगंबर पे आप पर ईमान लाएं, तो उसका बड़ा हिस्सा वो है जो अक्ली दलाइल पर मुश्तमिल है, कि जो हर आदमी की समझ में आता है। यानी एक फ़रिश्ता आता है, नहीं आता, ये एक चले, और माबाद तबियाती मेटाफिज़िकल एलिमेंट है। लेकिन एक चीज़ है जो अक्ली है, तो कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आपके नबूवत की एक दलील के तौर पर पेश किया, कि लोगों के सामने आपकी ज़िंदगी, आपने लोगों के सामने एक चैलेंज के तौर पर अपनी ज़िंदगी को रखा। कुरान मजीद ने उसको बयान किया है कि आपने लोगों से सवाल किया, आपने मुझ लोगों को कैसा पाया, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मुझे आप लोगों ने सच्चा पाया या मुझे झूठा पाया। और कुरान कहता है कि ये तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजार चुकी है, लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, ये आदमी एक उम्र गुजार चुका ऐलान नबूवत से पहले तुम्हारे दरमियान, तुम्हें अकल नहीं है कि किस तरह की शख्सियत है, तुमने इनको सच्चा पाया, झूठा पाया। ये कुरान ने सवाल उठाया आपके साथ लोगों के सामने कि जो आदमी सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोलता, वो अगर ऐलान नबूवत कर रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, तो मान लेना चाहिए कि इतने बड़े दावे में वो आदमी गलत बयानी नहीं कर सकता। इसलिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी, जिसको कुरान ने, मैंने रिसर्च किया ना, हवाला बना दिया आपके सामने कि आपने इनको सच्चा पाया या झूठा पाया, क्या मुशाहिदा है आपका। तो ज़ाहिर आपको मालूम है कि लोगों ने कहा कि आपके यहाँ सिद्क़ के सिवा, सच के सिवा आपने कुछ नहीं पाया। तो ये जो सादिक और अमीन होना है, ये एक ऐसी बड़ी सिफत है, ऐसे बड़ा कमाल है, और पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाए किसी फ़र्द के लिए कि इसके अंदर हमने सच्चाई के अलावा कुछ नहीं देखा, तो ये मामूली बात नहीं है। इंसानी तारीख में इसकी मिसालें, ज़ाहिर इंसान हैं, उनके अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन पैगंबर इससे पाक इस तरह से खड़े हैं सोसाइटी के अंदर कि चैलेंज बना दिया अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को। इसलिए कुरान मजीद में एक जगह है कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्र की कसम उठाई
کہ آپ کی گویا عمر جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی وجود پر، اللہ تعالیٰ کی حیثیت پر، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایک گویا دلیل ہے۔ تو یہ ہے وہ پاکیزگی زندگی کی۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ جو صادق اور امین ہونا ہے، وہ اتنی بڑی گواہی تھی جس کو اللہ نے نبوت کے ایک دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا۔ بے شک سر، رویہ ہم آج کل دیکھتے ہیں بڑے آسانی سے بدل لیتے ہیں لوگ۔ اگر کسی ایک حیثیت میں کام کر رہے ہیں اور جب حیثیت بدلی، ہیڈ بن گئے یا کسی اور کرسی پہ پہنچ گئے، رویہ بدل گیا۔ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹریڈر بھی اور ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ بھی دیکھا، رویہ نہیں بدلا انہوں نے۔ یہ کتنی سیکھنے لائق بات ہے کہ جس بھی رول میں رہے رویہ نہیں بدلا، کیونکہ ہم تو رویہ ایک لمحے میں بدل دیتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب تاریخی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ جب تشریف فرما ہوتے اپنے دوستوں کے حلقے میں، تو باہر سے آنے والے کے لیے یہ جاننا مشکل ہوتا کہ پیغمبر کون ہے ان میں سے۔ سبحان یعنی بالکل جیسے عام لوگ بیٹھے ہیں آپ ہی بیٹھے گھل ہوتے مل ہیں، کے۔ کوئی چبوترا نہیں ہے، کوئی بڑے منصب کی کرسی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ تشریف فرما ہوں اور باہر سے آنے والے کو لگے کہ یہ ہے وہ خاص آدمی اور باقی لوگ جو ہیں ظاہر آپ کے حلقے کے لوگ ہیں۔ کچھ نہیں، ایسی کوئی علامت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ صحابہ کو یہ کہنا پڑا، درخواست کرنی پڑی کہ یا رسول اللہ آپ کچھ اس طرح سے بیٹھا ہے کہ باہر سے آنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ پیغمبر کون ہے اور امتی یا صحابہ کون ہے، یہ فرق لوگوں پہ واضح ہو جائے۔ ورنہ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ بالکل عام لوگوں کی طرح آپ رہتے تھے اور عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ یہ حیثیت آپ کی ہمیشہ رہی۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی زندگی میں آپ ظاہر کوئی سربراہ مملکت نہیں تھے، بالکل، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے اور ریاست مدینہ بن گئی تو پھر آپ سربراہ مملکت بھی تھے۔ بالکل، تو اس کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عبادت سب سے زیادہ کرنے والے، لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ ادا کرنے والے، روزمرہ کے کاموں میں سب سے زیادہ شریک ہونے والے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہم نے صاحب کی کتابوں میں پڑھتے آئے کہ جنگ کا موقع ہے، خندق کھود رہی ہے تو سب کے ساتھ مل کے کدال اٹھا کے آپ خندق کھودنے میں لگے ہوئے۔ بالکل، لوگ اگر بھوکے ہیں 2 دن کے کہ آپ 4 دن کے بھوکے ہیں۔ یعنی وہ رول ماڈل کہ جو اپنے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں رکھتا، اور حتیٰ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بعض اوقات اس طرح سے گفتگو کرتے کہ اس میں بدتمیزی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے گفتگو کرنا، قرآن مجید کو اس پہ لوگوں کو تنبیہ کرنی پڑی کہ دیکھو ایسے رسول اللہ نے نہیں روکا، اللہ نے روکا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دیا کرو۔ تو گویا آپ نے کسی کو نہیں روکا، لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے، اپنی بات کہتے، لیکن اللہ نے بتایا کہ نہیں، یہ پیغمبر کی مجلس میں بہت ادب احترام کے ساتھ رہنا ہے اور آپ کو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، پست رکھنا۔ تو گویا اب کہنا یہ ہے کہ آپ بطور لیڈر لوگوں کے سامنے جس طرح کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی ایسا خاص چیز نہیں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے میں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کے مقابلے میں خود کو زیادہ بڑے پیمانے پر ناپا۔ یعنی آپ قرآن مجید نے بتایا کہ لوگوں پر 5 نمازیں فرض تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں، تہجد بھی آپ پر فرض تھا اور آپ ظاہر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ پروٹوکول کتنا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کس قدر اخلاص کے ساتھ اور کس قدر محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کس طرح آپ کی ذات اور آپ کے روزمرہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا خلافت راشدہ، یہ اصل میں وہیں سے اخذ کی ہوئی روشنی ہے، بالکل، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس کے بعد وہ نظام دنیا نے دیکھا کہ حکمران وقت جو ہے وہ بس ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کے ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ یار اس شہر کا، اس مملکت کا حکمران کون ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا اس کے۔ تو یہ وہ پروٹوکولز کے بارے میں یہ جو ہمارے یہاں حساسیت پائی جاتی ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا منصب اونچا ہو گیا تو آدمی ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، بالکل۔ تو اللہ کے پیغمبر نے تو بتایا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے تو نرمی طبیعت کی وجہ سے سر جھکا ہوا تھا بالکل، اور کہہ رہے ہیں کہ اس روایتوں میں آیا کہ آپ کی اونٹنی کے ساتھ سر لگا ہوا ہے، یعنی وہ نہیں کہ میں ایک فات کے طور پر داخل ہو رہا ہوں، سر اٹھایا ہوا ہے، بلکہ خدا کے حضور میں سر چکایا ہوا ہے اس موقع پہ بھی جب ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، تو آپ سے فرمایا کہ نہیں، آج معافی کا دن، آج معافی کا دن ہے۔ تو یہ کمال پھر اسی اللہ۔ لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کے رکھتے ہیں۔ اور سر کیونکہ رویوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک ہمارا عمومی رویہ
بینگ شہری کہہ لیں یا جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کسی سے ذرا سی بات پہ ناراضگی کو ہم اتنا طول دے دیتے ہیں. کوئی ہمارے کسی فنکشن میں نہیں آ سکا، کسی نے بدتمیزی سے بات کر لی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے بھی نیک جذبات رکھتے تھے جو ان پہ کوڑا پھینک دیا کرتے تھے. تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمارے جو عمومی رویے ہیں لوگوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ درگزر نہیں کرتے. ہمارے دین میں رشتوں کو توڑنا بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیے، آپ جانتے ہیں یہ روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی دوسرے مسلمان سے ناراض نہیں رہ سکتے، کسی رشتہ دار سے آپ ناراض نہیں رہ سکتے. بالکل. اور آپ کو خود پیش قدمی کر کے اس ناراضگی کو ختم کرنا ہے. تو رشتوں کو توڑنا یہ ایک بڑا گناہ ہے ہماری دین کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید بھی بھرا ہوا ہے اس سے کہ آپ لوگ کیسے رشتے کو ساتھ، تعلقات کے ساتھ ہمیشہ جوڑ کے رکھنا ہے لوگوں کو. جو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. جو جوڑتا ہے اس سے تو سبھی جوڑ لیتے ہیں نا، توڑے اس سے جوڑو. کیا تو بات. آپ نے تو انسانی رشتہ نظر انداز کریں، معاف کریں لوگوں کو. ایک دفعہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے غلام کو سزا دے رہا ہے کسی بات پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کر دیا کرو، غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. تو انہوں نے کہا کتنی دفعہ معاف کریں؟ کہا دن میں 70 دفعہ معاف کرو. یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے دن میں 70 دفعہ آپ اس کا مطلب یہ کہ معافی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. آپشن ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. تو اسی طرح ہر رشتے میں، ہر تعلق میں آپ رشتہ داروں، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہمارے ہاں تو لوگ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ مجھے کیوں نہیں بلایا، رشتے میں کیوں نہیں بلایا، رشتے منقطع کر لیتے ہیں. یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید ہماری ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو ہر جمعے کے خطبے میں لوگ پڑھتے ہیں اور یاد دہانی کرنے کے لیے. اس میں 3 چیزیں اللہ نے کرایا ہے. ان اللہ یامر ان، کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک لوگوں کے ساتھ عدل کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پہ خرچ کرو. یعنی وہ کسی مشکل میں ہیں تو اپنے وسائل ان کو دو. تو اللہ نے اس کا حکم دے رکھا ہے. 3 چیزوں کے بارے میں کہا ہے. صحیح. کہ آپ لوگوں کے ساتھ عدل کریں، آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں. عدل سے اگلا درجہ ہے احسان. اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کو خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ رشتوں کو قائم رکھنا ہے اور ان پہ خرچ کرنا ہے، ان کے لیے ایثار کرنا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اگر ہم اہتمام کریں کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس سے ہم کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں. اور وہ جو باہمی رشتے ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے کہ اتنا زیادہ اصرار کیا کہ صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ لگتا ہے ہماری وراثت میں بھی پڑوسی شریک ہو جائیں گے. بالکل. تو کہا کہ آپ کو پڑوسی بھوکا سوئے اور آپ پیٹ بھر کے سوئیں تو آپ پھر صاحب ایمان نہیں ہیں. تو یہ جو تعلق ہے رشتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، نرمی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلق کو جوڑے رکھنا، بالکل، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، تعلقات کو قائم رکھنا، اور ان کے بارے میں معافی کر طرز عمل، نظر انداز کر دینے کا طرز عمل، یہ بڑا ضروری ہے کہ جو سیرت کا سبق ہے. بے شک بے شک، بہت بہت درست. اور رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، صرف خون کے نہیں ہوتے. جس طرح سے رحیم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے کہا نا کہ پڑوسی کے حوالے سے بھی بات کر دی. یعنی رشتے احساس کے رشتے ہیں، اور ان سے اگر آپ ناراضگی رکھیں گے 3 دن سے زیادہ تو یہ بڑی سخت وعید ہے، گناہ کبیرہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. مذہبی اسکالر خورشید ندیم صاحب ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آج کی اس نشریات میں ساتھ دیا، اور ہماری کوشش ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہم اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، نیوز بریک کے لیے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، اکثر ہم یہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جب سے موٹر ویز بنی ہے سفر کرنا بڑا آسان ہو گیا، کہیں پہنچنا بڑا آسان ہو گیا، راستہ بھی پیارا ہو گیا، منزل پر پہنچنا بھی آسان ہو گیا ہے. غور اگر کریں کہ یہ آخر ممکن کیسے ہوا ہے کہ اکثر نگاہ جب پڑتی ہے نا موٹر وے پر، آپ کہتے ہیں یار بڑی شیشے جیسی ہموار سی یہ سڑک ہے، بڑی آرام دہ سی سڑک ہے، اور یہ سفر کی یعنی محفوظ سفر کی ضامن بھی ہے، پرسکون سفر کی ضامن بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہے، بڑی پلاننگ ہے، بڑی کوششیں شامل ہیں. آج ہم بات کریں گے موٹر ویز کی، اور بالخصوص نارتھ زون کی، جس کے 5 سیکٹرز ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وردی گیسٹ ڈی آئی جی موٹر ویز پولیس نارتھ زون محمد یوسف ملک صاحب. انہیں ویلکم کریں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. سر کچھ سٹیٹس میں پڑھ رہا تھا کہ اسی سال 1 جنوری سے لے کے
25 सितंबर तक के कुछ स्टैट्स थे, कितनी व्हीकल्स रिकवर की, कितना नारकोटिक्स रिकवर किया, कि 440 किलो सिर्फ नारकोटिक्स किया गया है और 22 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए गए हैं और तकरीबन 2,40,000 की रकम आप लोगों ने रिकवर करी। हम समझते हैं कि सिर्फ पुलिस वहाँ पे ना चालान करने के लिए है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छा काम है जो कि हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा पहले इसी पे मुझे बता दें कि जो गाड़ियाँ रिकवर करना, फैमिलीज़ जो मिसप्लेस हो जाती हैं उनको मिलाना, कितना कुछ हो पाया इस सिलसिले में? जी थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ मौका देने का। मोटरवे पुलिस पाकिस्तान में तमाम पुलिस फॉर्मेशंस में एक नुमाया मकाम रखती है, ख़ास तौर पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के हवाले से। आम तौर पे पुलिस पे नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों तरह की तनकीद होती है, यस, लेकिन मोटरवे पुलिस की जब भी बात आती है तो इट्स एन ऑनरेबल सेगमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट्स। ये पुलिस ही है। आप लोगों के जहन में शायद थोड़ा सा ये तसव्वुर गलत हो कि सिर्फ चालान करना हमारा मकसद है। ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक पुलिस है। ओके, इसका बेसिक पर्पस वही है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यस, ऑन द हाईवेज एंड मोटरवेज। दिस इज़ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। इस हमारे पास हाईवेज भी हैं, हमारे पास मोटरवेज भी हैं। बिल्कुल ठीक है। सही। और हम क्राइम फाइटर हैं। उसी तरह सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस को नहीं देखते। अगर मोटरवे पे आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी हम हैं, Yes. लीगल एक्शन भी हम ही इनिशिएट करते हैं। और ये जो आपने एक अभी कहा ना कि 2,40,000 हमने रिकवर किए, ये रिकवर नहीं थे, ये लॉस्ट एंड फाउंड थे, जो Lost and हमें found, मिले ठीक है। और हमने लोगों को उनकी अमानतें हैंड ओवर की। किसी का पर्स मिल गया, कोई सर्विस एरिया में पर्स भूल गया, कोई गाड़ी में कोई चीज़ भूल गया तो उसको हम दिए। इसमें बच्चे भी लोगों के बच्चे मिस हो जाते हैं, हम वो उनको मिलाते हैं। सर वैसे जानना चाहता हूँ मोटरवे पर बच्चा कैसे मिस हो जाता है? ये देखें, ये सी जगहों पे वालिदैन पेट्रोल की पंप लापरवाही वगैरह हो पे सकती रुकते है, ओके, ड्राइवर की जल्दबाजी हो सकती है। आम तौर पे हम टाइम की पाबंदी नहीं करते। मोटरवे के सर्विस एरियाज़ में सही। अच्छी जो बस सर्विसेज हैं उनका टाइम का जो ड्यूरेशन है स्टे का वो फिक्स है, 20 मिनट्स होता है ऐसे ही। ज़्यादा हाँ। नॉर्मली। तो हम लोग चले जाते हैं और हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, अंदर जाके वहाँ एक लंबी क्यू में लग जाते हैं ऐसे ही। और हम अपनी फूड का वेट करते रहते हैं और गाड़ी आम तौर पे निकल जाती है। ओके, और सर इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा, ये आप नाजरीन को जी, ज़रूर जी। बताएं। अभी हमने जितनी भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, यानी बसेस, एयर कंडीशन बसेस, उनकी हमने ट्रैकर एक्सेस अपने पास ली है और वो ट्रैकर एक्सेस हमारे पास एक लाइव स्क्रीन पे राउंड द क्लॉक चल रही होती है और हमें उस हर गाड़ी की जो इस वक्त मोटरवे पे चल रही है उसकी पिन पॉइंट लोकेशन हमारे पास है। अमेजिंग। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता आप किसी पब्लिक सर्विस व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई चीज़ भूल जाते हैं या आप पीछे रह जाते हैं और आपका बच्चा गाड़ी में चला गया, आपका सामान गाड़ी में चला गया, आप रुक रह गए हैं, उसे ट्रैक कर तो सकते हैं। फ़ौरन आप 130 पे मोटरवे को कॉल करें। आपकी गाड़ियों में भी हमने अपने नंबर्स डिस्प्ले किए हैं हर PSV में। ना सिर्फ हमने 130 जो हमारी हेल्पलाइन है जो इस्लामाबाद में पहले मिलती है और फिर वहाँ मिलती है, हमने अपने बीट कमांडर्स के वो जिस एरिया में वो गाड़ी चल रही है उसका नंबर भी वहाँ लिखा हुआ है। आप हमें कॉल करें, हम उस गाड़ी को किसी ना किसी पॉइंट पे हम लोकेशन लेके के वायरलेस कॉल करके उसको इन्फॉर्म करते हैं सही। कि आप पीछे ये छोड़ आए हैं, तो उसको अगले स्टेशन पे किसी ना किसी तरीके से या उसका सामान ले लेते हैं या वो बच्चे को जो है वो रोक लेते हैं और फिर हम उनको आपस में किसी और सर्विस एरिया में वेरी मिला नाइस। देते हैं। सही। अच्छा सर, मोटरवे के हवाले से, मोटरवे को जिस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है उसके मैकेनिज्म के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बीइंग एक आम शहरी जहन में आती हैं। सबसे पहले तो ये कि जब मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं, जिस तरह शहरों में होता है कि ये वाला थाना इस हदूद में आता है, ये वाला इस हदूद में आता है, क्या मोटरवे पुलिस में इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है कि इतने एरिया को एक यूनिट कवर कर रही है फिर उससे आगे हदूद जी, चेंज हो जाती अभी है? आपने मेरे इंट्रो में बताया कि मैं DIG मोटरवे नॉर्थ जोन हूँ यस, और इस जोन में 5 सेक्टर्स हैं। ठीक ये 5 सेक्टर्स जो हैं हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स की तरह हैं। ओके, ठीक। यानी अब इसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास सबसे पहले जो मोटरवे M2 नॉर्थ है जो लाहौर से इस्लामाबाद, मेरा एरिया 161 जो माइलस्टोन है फ्रॉम इस्लामाबाद टू कोट मोमिन, ठीक। दैट इज़ माय ज्यूरिसडिक्शन। ओके, उसमें हमारा एक सेक्टर कमांडर है। इस ज्यूरिसडिक्शन में हमारे पास 4 बीट्स हैं। हर बीट का एक DSP लेवल का ऑफिसर इंचार्ज है। ये बीट आमतौर पे 40 से 45 किलोमीटर एरिया को कवर करती है ऑन बोथ साइड्स, नॉर्थ बाउंड भी और
साउथ बाउंड भी। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक किस्म का ओके, यानी जोन है, सेक्टर है, फिर बीट है। फिर बीट है। ये हमारे 3 मेन वो हैं। और इसके जो बाद 1 हर 3 बीट में 4 टाइगर्स यानी हमारी 4 कारें हैं, जिनमें 2 बड़ी पेयर में 2 ऑफिसर्स। और यानी वो तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहे हैं, बिकॉज 40 किलोमीटर हो गया एक जी, बीट जी, में, जी, तो जी। 10 किलोमीटर 10 पे एक। किलोमीटर और सर जो 130 पे जब कोई भी कॉल करते हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, तो वो एक वो सबको कॉल जाती है और उसके बाद जो रेलेवेंट सेक्शन होता है उसको मुतला कर नहीं, दिया ये जाता जो है कि 130 है ये हमारी नेशनल हेल्पलाइन है। ओके। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऑफिस में इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम में मिलती है, और उसकी फ़ौरन वो कॉल रेलेवेंट बीट को और रेलेवेंट सेक्टर ट्रांसफर कमांडर कर के दी ऑफिस जाती में है। ट्रांसमिट होती है। ठीक। तो और साथ ही वो मेरे डीआईजी ऑफिस में भी ट्रांसमिट होती क्योंकि है। ज़ाहिर है किस जोन से आपको कनेक्ट होना है, वो सारा जब आप 130 पे कॉल करेंगे तो मालूम होता है अच्छा आप कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, वो 1 2 3 के थ्रू आप फिर कनेक्ट हो जाते हैं। सर ड्रोन सर्वेलेंस भी आप लोग कर रहे हैं मोटरवेज की, उससे कितना फ़ायदा हम हासिल कर पा रहे हैं, कितनी बेहतरी आ रही है उससे, और क्या हमारे मकासद हैं? हम आजकल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद मलिक साहब की के तस्वुर पे हम एक नो मोर कैंपेन चला रहे हैं। नो मोर कैंपेन? हाँ, ओके। नो मोर मींस नो कैंपेन का मोर। नाम है नो मोर। अच्छा, हम समझे कि कैंपेन खत्म कर दिया। जी, नो मोर वायलेशंस। नो मोर वायलेशन इट मींस नो मोर वायलेशंस। तो हमने उसे ब्रीफ रखा है नो मोर, नो मोर। और ये वजह नो मोर कैंपेन की ये है कि डेली बेसिस पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 7000 चालान सिर्फ नॉर्थ जोन में हो रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। एवरेज। देखिए, चालान हमारा मेन टारगेट नहीं होता, लेकिन चूंकि वायलेशंस हो रही हैं तो मैं वो मेंशन डेफिनेटली हमारे ये जो मोटरवे नॉर्थ है ये मोटरवेज के हवाले से हैवीएस्ट चार्ज है, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम भी मोटरवेज और हाईवेज का इसमें होता है। मसलन फॉर एग्जांपल हमारा 1.2 मिलियन कम्यूटर्स यानी गाड़ियाँ ओके मोटरवेज और हाईवेज जो पूरे पाकिस्तान में हैं उसको डेली यूज़ करती हैं। ठीक है। इसका जो मेन 20-25% जो वॉल्यूम है वो हम बेयर कर रहे हैं। बेयर करते हैं। यानी M1 है हमारे पास पेशावर से इस्लामाबाद, ये डिस्टेंस में थोड़ा है, लेकिन इसमें हेडवे यानी गाड़ियों का आपस में डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कम्यूटर्स डेली यूजिंग दिस मोटरवे इज़ वेरी हाई। सिमिलरली हमारा जो M2 है, जो सबसे पहले मोटरवे बना था, जो इस्लामाबाद टू लाहौर है, इस पे ऑलमोस्ट कोई 1,40,000 कम्यूटर्स डेली इसे यूज़ करते हैं। डेली 1 डे में लाहौर से इस्लामाबाद तमाम एग्ज़िट एंट्रीज से जो गाड़ियाँ एंटर होती हैं या एग्ज़िट होती हैं, ये उसका डेटा है। ओके। सही। तो ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। Yes, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ व्हीकल्स ये नंबर बढ़ रहा है, ठीक। तो वायलेशंस और एक्सीडेंट की रेशो और उसका अंदेशा भी बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ वाई हमने ये कैंपेन स्टार्ट की। इस कैंपेन के बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं सीधा आपको बता देता हूँ। मतलब इसमें हमने मोटरवे ने बहुत अर्सा पहले चेज़ करना बंद कर दिया था वायलेटर्स को। अच्छा। उसकी रीज़न ये होती थी कि हम चेज़ करते थे तो हमारी गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो जाता था या कुछ ऐसी। अब आईजी साहब ने कहा कि नहीं, हमें अब इस पे ज़ीरो टॉलरेंस दिखाना अब है। चेज़ करेंगे। अगर कोई वायलेटर बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड कर रहा है या रैश ड्राइव कर रहा है और दूसरे कम्यूटर्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं है कि आपकी अच्छी ड्राइविंग की वजह से हो, किसी दूसरे की बुरी ड्राइविंग की वजह और से भी ये भी आपका ज़रूरी नहीं कि हम एक्सीडेंट का इंतज़ार करें। यस। तो अब हम उसमें हमने बाकायदा हमने टारगेट्स दिए हैं कि ऐसे वायलेटर्स को सेक्टर कमांडर्स, बीट कमांडर्स और हमारी जो टाइगर्स हैं वो इनको चेज़ भी करेंगी, और उन चेज़ वीडियोस को हम रिकॉर्ड करते हैं डैश कैम के ज़रिए। अच्छा। एंड एवरी डे वी ट्रांसमिट दैट डेटा टू इंस्पेक्टर जनरल्स कंट्रोल रूम, और वो हमारे पास अभी कुछ 24-25 हज़ार के करीब इस कैंपेन में हमने अपनी चेज़ वीडियोस रिकॉर्ड डेटाबेस में रखी हुई हैं। ये हम एविडेंस के तौर पे भी रखते हैं कि बाज़ लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज करते हैं। अक्सर लोग नहीं मानते। पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, अमूमी रवैया यही है अनफॉर्चुनेटली, कि हम अपनी गलती नहीं मानते। जैसे मोटरवे पे जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार है। इस पे हम डिस्क्रिशनरी मार्जिन देते हैं 10 किलोमीटर का, कि किसी भी वजह से आपकी स्पीड
130 तक जा सकती है ओवरटेक करते हुए या किसी और रीज़न से। जब हम किसी कम्यूटर को 131 पे पकड़ते हैं, वो कहते हैं मैं तो 1 किलोमीटर की हालांकि आप ही 11 ज़्यादा किलोमीटर था, extra मुझे माफ़ कर दें। हाँ, तो ये एक टेंडेंसी है कि हमने वो लाइसेंस जो हमने उनको सिर्फ इसलिए दिया कि यस यू आर नॉट रोबोट, आप 120 पे मुस्तकिल नहीं चल सकते, बाज़ औक़ात आप किसी स्लो मूविंग को ओवरटेक नीचे करते हो हुए जाता अपनी है स्पीड थोड़ा। बढ़ा देते हैं। हाँ, ये मार्जिन उसके लिए है, ये कुशन उसके लिए है, लेकिन लोगों ने उसको भी अब एक Misuse करते हैं। मिसयूज या परमानेंट राइट बना लिया है। तो ये एक ट्रेंड है। सही। इसी कैंपेन में हमने स्पॉटर्स खड़े किए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, और वो स्पॉटर्स ज़्यादातर मैं आप आवाम के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो स्पॉटर्स उनके पास टेलीस्कोप्स हैं, उनके पास कैमरास हैं, ठीक है, और वो जब आप किसी ब्रिज के नीचे से ओवर स्पीड करते हुए या रैश ड्राइव करते हुए गुजरते हैं या लेन वायलेशन कर रहे होते हैं, तो वो आपको स्पॉट करता है, उसके पास वायरलेस सेट है, वो नियरेस्ट बीट या टाइगर को ट्रांसमिट करता है कि ये गाड़ी है, ये कलर है, ये नंबर है, ये इसको आपने और आगे आप ये पकड़े आपने जाएंगे। अच्छा कि आपने बता दिया, वरना लोग ये समझते हैं कि अच्छा वो गाड़ी खड़ी है ना, अब मुझे चेक करना है, मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ। यस, अभी हमने ये भी इसीलिए बताया है कि हमारा मकसद आपका चालान करना नहीं है, आपकी जान बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद स्पीड को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक को स्मूथ करना है। हमारा मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। Exactly. लोगों के जहन में शायद ये है कि ज़्यादा चालान करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसी कोई वो बात बेसिकली नहीं। आप रोड सेफ्टी पे वी आर काम नॉट रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट। एग्जैक्ट सर, वक्त मुख्तसर है, मैं चाहता क्योंकि चालान की बात हो रही है, ज़्यादा इशू सर इसीलिए आता है कि लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस या तो नहीं है, या तो हम ड्राइविंग लाइसेंस जिस प्रैक्टिस से बनवा रहे हैं है तो सही, लेकिन वो गलत ड्राइविंग लाइसेंस होता है, फेक होता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा और एक्सीडेंट्स होने एक वाले और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि बहुत से लोग मोटरवे पुलिस से लाइसेंस बनवाने से घबराते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल प्रोसेस है और भाग आते हैं समटाइम्स। अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में लाइसेंस को एक टेक फॉर ग्रांटेड फेवर के तौर पे लिया जाता है, जबकि जब वर्ड लाइसेंस आपके जहन में आता है तो ये एक लीगल टर्म है। यस, और ये एक क्वालिफिकेशन है, जब तक आप वो क्वालिफिकेशन अचीव नहीं करते, अटेन नहीं करते, आपको लाइसेंस इशू नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो वेपन के लाइसेंसेस भी इसी तरह फेवर्स पे मिलते हैं, कॉल करके। ठीक है। जबकि आप वेस्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको वेपन की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग स्कूल जाना पड़ता है, और जिसकी वेपन की आपने ट्रेनिंग ली है वही वेपन या उसका लाइसेंस आपको मिल सकता है। सिमिलरली वेस्ट में या अमेरिका में आप जाएं तो लोगों को 15-15 साल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। यस, और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, हमारे यहाँ जो ड्राइविंग लाइसेंसेस स्कूल्स वो रेगुलेटेड नहीं है। ओके, लोगों ने प्राइवेट बिजनेस के तौर पे तो शुरू किए हुए हैं, उसमें बाज़ औक़ात वो सिर्फ पैसे लेते हैं और ड्राइविंग नहीं सिखाते। दूसरा ये कि उनकी अपनी मॉनिटरिंग नहीं है कि यार आपने इसको सर्टिफिकेशन की है, आपने इससे पैसे भी लिए हैं, जब ये हमारे पास आया तो ड्राइविंग में फेल हो गया, तो इसका मतलब है आप उसको लूट रहे हैं, आप उसके साथ गड़बड़ तो हो रही है कहीं ना लेकिन चूंकि इसका कोई रेगुलेटेड स्ट्रक्चर कहीं, नहीं इसलिए है, इश्यूज आ रहे हैं। तो ये वहाँ पे ऐसे नहीं है। वहाँ पे कोई भी नया ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो पहले ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ फ़ी पे करता है, बिल्कुल वो ठीक है। 45 मिनट पर डे उसको ड्राइविंग सिखाते हैं, 15 मिनट पर डे उसको लेक्चरिंग के ज़रिए रेलेवेंट लॉज और साइनेज पढ़ाते हैं, और फिर उसके वो बाद उसको 40 दिन के बाद सर्टिफिकेट देते हैं कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में बैठने के लिए सर्टिफाइड हैं। सर चूंकि बाहर की एग्जांपल हो रही, बाहर तो सर पॉइंट्स भी काटे जाते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी होते हैं, हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है? व्हाट अथॉरिटी? हमारे यहाँ पॉइंट्स भी काटे जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे पास जो है वो इख्तियार है लाइसेंस कैंसिल करने का, सस्पेंड करने का। अच्छा, और कैंसिल करते भी हैं आप लोग? जी हम बिल्कुल करते हैं, नहीं बहुत तो आपको ज़्यादा। क्या लगता है सिर्फ डराने के लिए? ऑब्वियसली मतलब- लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होता है, उसके बाद क्या होता है? नहीं, वो लाइसेंस अगर उसका कैंसिल या सस्पेंड हो जाए तो हमारा टोटल रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, हम अब वो पर्ची पे चलान नहीं करते, हम टैब पे करते हैं। उस टैब का जो डेटा है वो हमारा कनेक्टेड है मेन सर्वर के साथ, और हमें पता होता है कि ये रिपीट ऑफेंडर है या इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है या इसने इसके पीछे माजी में ज़्यादा पेनल्टी होती है? पर्चा FIR दर्ज हुई है, ठीक है। तो अगर वो दोबारा आएगा, मसलन इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो हमारा वो PSVs का आ रहा है कि जो ड्राइवर्स उनके ज़्यादा एक्सीडेंट्स करते हैं और उनके खिलाफ FIRs भी हैं, उनको अगर हम उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें तो वो कंपनी उसको दोबारा ड्राइवर नहीं रखती, तो उसको बहुत बड़ा लॉस है, उसकी जॉब चली जाती है।
اور عام جو کمیوٹرز ہیں اس میں ہمارا یہ تھوڑا سا بائی پاس ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے سے کسی کا لائسنس کینسل کر دیا جو نواب شاہ سے ایشو ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے لاہور سے ایک نیا لائسنس ایشو کروا لیتا ہے. تو اس کو بھی کہیں انٹیگریٹ ہونا چاہیے. اور یہ ہو نہیں گیا سر اب تو؟ نہیں, یہ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے, لیکن یہ انٹیگریٹڈ ہے کہ اگر آپ اس وقت کہیں پر جائیں گے لائسنس بنانے کے لائک نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے آفس, تو وہ چیک کرتے ہیں سسٹم میں کہ کہیں اور سے آپ کا لرنر لائسنس بنا تو پھر نہیں بناتے. نہیں, لرنر لائسنس از سم تھنگ ایلس. لیکن کہیں پر بھی کسی بھی جگہ سے لائسنس بنا ہوا تو نہیں بناتے. وہ 40 دن کا گریس پیریڈ ہے جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ لرن کر کے آئیں, ایجوکیٹ ہو کے آئیں. نہیں, میں وہ انٹیگریٹڈ سسٹم کی بات کروں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کہیں سے لائسنس موٹر بنا ویز کا تو ہے انٹیگریٹڈ نا, لیکن نارمل جو لائسنسنگ پوائنٹس ہمارا جو ڈرائیونگ لائسنسز اتھارٹی صرف ہمارے پاس 2 ہیں جو فیسلٹیز, ایک شیخو پورہ میں ہے اور ایک ہمارے پاس اسلام آباد میں. بالکل. تو جنرلی لوگ جو ہے وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق اپنے ریلیونٹ ڈسٹرکٹس یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے لائسنسز بنواتے ہیں, اور وہ بھی الاؤڈ ہے کیونکہ وہ لائسنسز بنتے ہیں وہ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت. اوکے. اور موٹر وے اینڈ ہائی وے جو ہے, نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے گورن ہوتی ہے NHSO, نیشنل ہائی ویز سیفٹی آرڈیننس 2002 کے تحت. اور آہستہ آہستہ ہم پوائنٹ ڈیٹیکشن والے بھی سسٹم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پوائنٹ ڈیٹیکشن کرتے ہیں, Yes. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اتنا زیادہ افیکٹو ابھی نہیں ہے کیونکہ آپ کا پوائنٹ ڈیڈکشن کا سسٹم جب تک آپ اس کو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے تو اس کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے. ہم تو پوائنٹ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرائیور ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے, لیکن ڈرائیونگ وہ پھر بھی کر رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایسے لوگ بھی جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بالکل بہت لوگ ہیں, بہت سارے لوگ. ایک بس جملہ اگر مجھے اجازت دیں تو سر, ایک جملے میں اگر بتا دیں کہ ایک شخص ایسا جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, خدا نہ خواستہ قتل ہو گیا اس کی وجہ سے نا ایکسیڈنٹ سے, ایک ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس تھا اور ہوا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن یہ ثابت ہوا کہ ایکسیڈنٹ اس کی غلطی سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کو یہ ریلیف ہے کہ یہ بچ سکتا ہے. لیکن ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونا انویسٹیگیشن سے پہلے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ایک ارسپانسبل سٹیزن. اوکے, پھر 302 کا پرچہ ہوگا؟ نہیں, 302 کا نہیں ہوگا, پرچہ قتل خطا کا ہی ہوگا, سزا انہانسڈ ہوگی. سزا انہانس ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور وہ کرمنل ریکارڈ میں تو خیر آئے گا ہی آئے گا. ہاں, یہ لائسنس ہولڈر کی بات ہو رہی ہے جی, یہ لائسنس ہولڈر کی بات. اور جس کے پاس نہیں ہے اس پہ 302 کا ہوگا. نہیں, 302 کا نہیں ہوگا, سزا اس کی, میں نے کہا نا کہ اس کی سزا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, دونوں چونکہ 302 بھی پاکستان میں کمپاؤنڈیبل ہے, یعنی قابل راضی نامہ ہے, ٹھیک ہے, اور 320 اور 322 بھی قابل راضی نامہ ہے, لیکن سزائیں تینوں افینسز میں ڈیفرنٹ ہیں. 5 سال ہے, 7 سال ہے اور عمر قید ہے. ٹھیک ہے, لیکن نارمل کوئی وائلیشن ہو جائے تو آپ کا کرمنل ریکارڈ میں نہیں آتا, لیکن اگر لائسنس نہیں ہے, کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو کرمنل ریکارڈ میں آئے گا. جی, دیکھیں, ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے اور آپ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کورٹ اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یہ پروو کرنے میں آسان ہو جائے گی کہ یہ اس بندے کی غلطی ہے. بالکل ٹھیک, کیونکہ اس کے پاس تو لائسنس ہی نہیں ہے, ہی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈرائیو ایون. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بندہ مار سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو پھر معاملہ ڈفرینٹ ہے. سر بہت شکریہ. ساتھ موجود تھے DIG موٹر وے پولیس نواب یوسف ملک صاحب, اور ہم بات کرتے ہیں روڈ سیفٹی سے متعلق. یوں تو ایسا واسٹ ٹاپک ہے کہ بات جب کرنا ہم شروع کرتے ہیں تو بہت سے اور سوال بھی ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست پہ صحیح تھا. تھینک یو ونس اگین. ناظرین, بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی طرف, اور آج ہم ذرا بات کرتے ہیں کچھ کھیلوں سے متعلق بھی, اس کی اچیومنٹ سے متعلق بھی. پاکستان کے تنویر احمد اور اٹلی کے لوریڈن نے, انہوں نے بارسلونا اسپین میں انڈورا انٹرنیشنل اوپن آرچری کی جو مکس ٹیم ہے اس کے بلائنڈ تیر اندازی ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا ہے, تاریخ رقم کی ہے. پاکستان کے تنویر, انہوں نے فائنل میں برطانیہ کے راجرز اور بڑے مشکل نام ہے اینڈریا تھامسن کو 18 میٹر ایونٹ میں جو ہے وہ 6-0 سے شکست دی ہے. تو تنویر آج ساتھ موجود بھی ہیں, ان سے ذرا ہم بات بھی کرتے ہیں اس سے متعلق. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیا فیلنگز ہیں جس گولڈ میڈل اپنے نام کرنے کے بعد؟ جی ڈیفینیٹلی فیلنگ پراؤڈ. اور 6-0 سے شکست دینا یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے, مطلب آپ نے اوپوننٹ کو بالکل بھی آگے نہیں آنے دیا, ایک بھی مقابلہ نہیں جیتنے دیا. جی ایسا ہی ہے, یہ فرسٹ ٹائم مکس ٹیم ایونٹ ہو رہا تھا. میرے ساتھ لوریڈانا تھی اٹلی سے, اور ہم دونوں نے جو ہے ایک ہسٹری کریٹ کی ہے ان دی ہسٹری آف ویژولی امپیئرڈ آرچری ان دا ورلڈ. تو یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی کہ میں نے اس میں گولڈ لیا.
और इंडिविजुअल इवेंट्स में मेरा सिल्वर था 30 मीटर्स पे और 18 मीटर्स पे ब्रॉन्ज था। अच्छा अब ज़रा ये दैट इज़ ब्लाइंड इवेंट, ब्लाइंड तीरंदाजी का इवेंट है, बट आपको देख के मुझे महसूस अपने नहीं हो रहा। टारगेट को आप कैसे विजुलाइज करते हैं कि मुझे यहाँ पे निशाना लगाना है? बेसिकली ये जो ब्लाइंड आर्चरी है इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक VI1 आर्चर होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख सकते, और दूसरे होते हैं VI2-3 आर्चर जो 1 से 2 मीटर तक देख सकते हैं। आप दूसरी कैटेगरी में? जी मैं उस कैटेगरी में। और फर्दर वो यानी कि सिर्फ एसेस कर सकते हैं कि समथिंग इज देयर। जी अंदाजे से। और एक टेक्टाइल डिवाइस होती है जो अ बिट लाइक कैमरा स्टैंड, एंड वी हैव अ नोजल देयर, एंड उसको हम अपने हाथ की बैक एंड साइड को टच करते हैं, और जो कि हमारा कोच या हमारा स्पॉटर उसको एट द सेंटर ऑफ द टारगेट, एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द टारगेट सेट करता है। सेट वो कोच करता है या स्पॉटर करता है। कोच होता है जो हमें ट्रेन कर रहा है, अगर वो अवेलेबल नहीं है देयर मस्ट बी समवन एनीवन हु कैन सी, जो कोई देख रहा है, जो अपने टारगेट को देख सकता है। कोई भी हो सकता है, या वो आपका अपनी मर्जी का बंदा होता है? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई भी हो। जैसा कि मैं अभी ये मेरा सेकंड इवेंट है, मैं विदाउट कोच पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और जस्ट अ स्पॉटर मुझे वहाँ से मिलता है और मैं अपना शूट करता हूँ। और ये इसमें स्किल है आपकी कि आप कितना अपने आप को अलाइन रखते हुए अपने टारगेट को अचीव करते हैं। इस स्किल की आप वक्तन फवक्तन प्रैक्टिस जारी रखते हैं? जब इवेंट नहीं भी हो रहा होता उस वक्त भी आप कोशिश करते हैं कि आप इन प्रैक्टिस रहें? जी डेफिनेटली, आप ये गेम ही प्रैक्टिस की है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर शूट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल इवेंट जब भी कोई आ रहा होता है तो अंदाजन कितना आप 6 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं इस तरह? जी, आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जब भी आपने किसी भी गेम में इंटरनेशनली एक्सेल करना है। तो मैं रेगुलरली 5 डेज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक जो है अपनी शूटिंग जारी रखता हूँ, और एटलीस्ट 2 to 3 आवर द डे। अच्छा, मैं चाहूँगा सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकें कि अच्छा वो कैसे सेट करते हैं आप निशाना, और कैसे आपने कहा दूसरे हाथ से आप अंदाज़ा लगाते हैं, वो ज़रा पूरा एक्सप्लेन करेंगे पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे अंदाज़ा होता है, टारगेट सेट कैसे होता है? जस्ट टेक्टाइल डिवाइस हम उसको कहते हैं। जब एक आम आदमी शूट करता है तो उसकी जो कमान होती है, जैसे हम वो कहते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा मिरर लगा होता है, छोटा सा होल होता है जिसके अंदर से वो अपने टारगेट को देखता है। क्योंकि हम देख नहीं सकते ज़्यादा दूर तक, तो इसलिए हम एक टेक्टाइल साइट यूज़ करते हैं जो कि एक नोजल की मानद होती है, जिसको आप जिस हाथ में हमारा बो होता है उसको हम हाथ की बैक एंड साइड को उससे टेक्टाइल डिवाइस से टच करते हैं, एंड देन ये हमारी जो है ट्रेनिंग है और हमारा स्टांस है जो उस एरो को डायरेक्टली टारगेट पे फेंकता है। 1 to 10 तक पॉइंट होते हैं, हर एरो पे हमें 1 से 10 तक पॉइंट मिल सकते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट एक अभी एरो पे 6-0 से क्या मुराद है? 6-0 से ये इन्होंने जीते हैं ना, ओपोनेंट में कोई भी नहीं जीता। जी, उससे मुराद ये है कि सबसे पहले तो हमारा क्वालिफिकेशन राउंड होता है जिसमें अगर 18 मीटर है तो हमें 60 एरो शूट करने होते हैं, और अगर 30 मीटर है तो हमें 72 एरो शूट करने होते हैं। उस पर आपकी रैंकिंग बनती है 1 से लेके और 10 तक, या जितने भी पार्टिसिपेंट हों। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन राउंड, उसके बाद फिर नॉकआउट राउंड होता है, और 1 to 1 हम एक दूसरे से खेलते हैं। जैसे टीम इवेंट था तो हमारी 6 टीम्स थी वहाँ पे, और रैंकिंग में हम 5वें नंबर पे थे, और पाकिस्तान नहीं था क्योंकि ये मिक्स टीम इवेंट था जिसमें आपके साथ और थे बरतानिया की ये एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जी, और हमने 5वें नंबर से उठ के और फिर गोल्ड के लिए फ़ाइट किया। गोल्ड में हमने इंग्लिश टीम को जो है 6-0 से बीट किया। ये 3 एरोज़ का एक सेट होता है जिस पे हमें 2 पॉइंट मिलते हैं जीतने पे। अच्छा, जो पहले सेट में हमने 2 पॉइंट हासिल किए, फिर दूसरे सेट में 2, और फिर तीसरे में। और ये टीम्स कैसे बनती हैं? बिकॉज़ आप पाकिस्तान से हैं, मिक्स है, कुछ और किसी और मुल्क से होकर, टीम्स कैसे बनती हैं? टीम्स जब मिक्स टीम का ये फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस हुआ हमें इंटरनेशनल लेवल पे, और ये दुनिया में पहली दफ़ा जो है मिक्स टीम का कंपटीशन हुआ था। और इसमें रैंकिंग पे जो हमने इंडिविजुअल रैंकिंग में 18 मीटर पे स्कोरिंग की थी, उसकी बुनियाद पे हमारी टीम्स को एक्सरसाइज, जैसे टॉप पे जो था उसको बॉटम वाले के साथ पेयर किया गया, फिर उससे नीचे वाले को, उससे नीचे वाले, किसी की स्ट्रेंथ और किसी की वीकनेस मिल जाए, ताकि वो इक्वल हो जाए। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस भी है, यू गेट टू नो न्यू पीपल एंड आप लर्न करते हैं उनसे, उनका एक्सपीरियंस शेयर होता है, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं, कुछ उनसे सीख पाते हैं, कुछ सिखा पाते हैं, बड़ा अहम होता है। अब तक कितने इंटरनेशनल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं? ये मेरी तीसरी रिप्रेजेंटेशन थी एट इंटरनेशनल लेवल।
اور جیتے کتنے آپ نے؟ میں نے تینوں میں الحمدللہ پوڈیم تک پہنچا ہوں اور میڈل لازمی رہا ہے. فرسٹ میری ورلڈ چیمپئن شپ تھی جس پہ مجھے ورلڈ نمبر 2 کا رینک ملا اور سلور میڈل تھا. دین یورپین چیمپئن شپ تھی, اس میں میرا برونز میڈل تھا, 3rd پوزیشن تھی. اینڈ دس ٹائم ادھر 3 ایونٹ تھے مکس ٹیم میں, گولڈ اینڈ 30 میٹر پہ سلور اینڈ 18 میٹر پہ برونز. یعنی کہ میں نے تمام تینوں میڈلز جو ہیں ٹیسٹ کیے ہیں. آگے کیا ارادے ہیں؟ نیکسٹ کون سا آپ کا ایونٹ آ رہا ہے, اس کے لیے کیا پلان ہے؟ نیکسٹ انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن شپ آ رہی ہے چیک ریپبلک میں جولائی 2023 اینڈ رائٹ آفٹر دیٹ ورلڈ گیمز آ رہی ہیں, ایپسا ورلڈ گیم جو کہ برمنگھم میں. اور جو ورلڈ رینکنگ کی آپ نے بات کی, اس میں جس طرح میں پہلے بھی کہا کہ ورلڈ نمبر 2 آپ رہے تھے, تو یہ کمپٹیشن طے کرتا ہے, یس ابھی بھی ہیں, تو یہ کمپٹیشن طے کرتا ہے کہ ورلڈ نمبر کیا ہے آپ کا؟ جی ڈیفینیٹلی. ہو از نمبر 1؟ ہی از بیلجیم سے روبن وین البیک. تو اگلی بار ان کو بھی آپ بیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ. چلیں آل دی بیسٹ جی, آل دی بیسٹ. بہت اچھا لگا بات کر کے, بہت اچھا لگا آپ سے متعلق جان کے, بہت اچھا لگا اس ایونٹ سے متعلق کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر محنت سے, لگن سے ایک ایسی گیم میں جس میں نارملی اتنا فوکس نہیں ہوتا نا, لیکن وہ نام بنا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک نہیں کئی میڈلز اپنے نام کرتے چلے جا رہے ہیں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اپنے آخری موضوع کی طرف, وچ از اباؤٹ کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ ہر رشتے میں, ہر ایسپیکٹ میں, زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو, کوئی بھی سٹیج ہو, کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ بہت سی چیزوں میں شعیب ناکامی جو ہوتی ہے نا, وہ ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہلے سٹیپ پہ اگر ناکام ہو گئے, خواہ وہ کوئی رشتہ ہے, خواہ وہ کوئی کام ہے, ہمیں لگتا ہے پہلے سٹیپ پہ ناکامی کے بعد زندگی ختم, اب خودکشی کر لینی چاہیے, مر جانا چاہیے, یا پھر سارا کچھ چھوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. تو کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ سوسائٹی کے حساب سے مولڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کوئی ایب نارمل انسان نہیں ہے, صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. زندگی میں بہت سے لوگوں کے ہوتے ہیں, ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن. اب وہ سولوشن کیا ہے وہ ہمیں بات چیت سے پتہ چلتا ہے, جب ہم اپنا مسئلہ دوسرے بندے کو بتاتے ہیں. اور وہ لوگ جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان پہ پیشنٹ تو نہیں کہیں گے, کسی بھی انسان کا جو پرابلم کا شکار ہے اس کا ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اگر ٹرسٹ نہ کریں تو پھر بندہ اپنا مسئلہ کھل کے بتا نہیں سکتا, پھر اس کو ٹریٹ کرنا, پھر اس کا سلوشن نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی اس موضوع پہ بات کریں گے, لیکن اس وقت براہ راست آپ کو لے کر چلتے ہیں احتساب عدالت کے باہر, جہاں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہ ہم جو سیلاب میں تباہ حال پاکستانی بہن اور بھائی ہیں ان کی مدد کریں, ان کی خدمت کریں. صوبائی حکومت سندھ اور بلوچستان بھی اس میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. وفاقی حکومت این ڈی ایم میں ان کی مکمل سپورٹ کر رہی ہے, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ کر دیں. یہ ہمارا قومی فرض ہے. ہم نے ملک کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. ہم نے ملک کی زراعت کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. یہ وہ ترجیحات ہیں جن پر سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور آئندہ جو موسمیاتی تبدیلی سے ممکنہ طور پہ آفتیں آ سکتی ہیں ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. اس موقع پر الیکشن کی تکرار کرنا, اس موقع پہ فوج کے خلاف نعرے لگوانا. آپ دیکھیں کہ صبح کو ہیلی کاپٹر کا کریش ہوتا ہے جس میں ہمارے 6 افسر اور جوان شہید ہوتے ہیں. اسی روز دوپہر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں عمران نیازی فوج کے خلاف نعرے لگواتا ہے. یہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. جو فورن فنڈنگ عمران خان کو آتی رہی ہے وہ مفت کی نہیں آتی تھی. جب کوئی آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ فری لنچ نہیں کراتا, وہ پھر اس کے ساتھ فرمائشی پروگرام بھی دیتا ہے. تو جو لوگ عمران نیازی کو فورن فنڈنگ دیتے ہیں وہ اس سے پاکستان میں انتشار پیدا کروانے کا کام بھی لیتے ہیں. اور عمران خان کی سیاست مسلسل ملک کے اندر پولرائزیشن کو بڑھانا, ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا. وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.
वापस आते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, विच इज़ मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग। कुछ तुमहीद हमने बांधी थी, मेहमान आ चुके हैं, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट उनकी तरफ चलते हैं। वी हैव विद अस रिलेशनशिप काउंसलर ताहिरा मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड आपके आने से बड़ी रौनक सी हो गई है सेट पे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे सेट को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं और शेब ये डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए या बाद में। हमने सोचा दोनों पूछ लेते हैं, मैंने पहले वाली करनी है और शेब ने बाद वाली करनी नहीं, मेरी जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नहीं भाई, रिलेशनशिप अच्छा चले उसके लिए चल रहा है जरूरी होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा अच्छा चले शेब, ज्यादा ज्यादा अच्छा अच्छा चले, ठीक है। ताहिरा साहब, आप शादी से पहले जरूरी है कि बाद में जरूरी है? दोनों। ओके, हाँ, डिपेंड्स कि आपको ज़रूरत कहाँ फील हो रही है, कहाँ Okay. महसूस हो रही है। Okay. मेरे ख्याल में तो पहले करा लेनी चाहिए, उसे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग कहते हैं। Okay. और आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है अब ये, और अच्छा। काफ़ी कपल्स आते हैं हमारे पास जिनकी मंगनी हो चुकी होती है, बट कुछ डिफरेंसेस अगर जैसे फील हो रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ वो एक है ना ख़ास किस्म की शादी के माँ बाप ने पहले कर दी, फिर कहते हैं बेटा फ़ोन पे बात कर लो लेकिन तोड़नी नहीं है। एक दूसरे को जान लो बट तोड़नी नहीं है। फिर फायदा? तो फिर हाँ वही ना, तो फिर वो फिर हमारे पास आते हैं Okay. माँ बाप से छुप के। ज़्यादा नहीं है बट आ रही है। लेकिन ये जब कितनी आपके अच्छी बात है पास- सलमा कि कोई ये सोच रहा है कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे कोशिश करने में आपके पास आ रहा है, बजाय इसके वो डिसीजन लेके एग्जीक्यूट कर दे। वो ट्राई कर रहा है। दिस इज ब्यूटीफुल कि आप ट्राई कर रहे हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। हाँ, और पता है अब क्योंकि अब जो दुनिया ज़रा बदल गई है, अब सिर्फ शादी बचानी नहीं है, शादी को अच्छा चलाना भी अच्छा है। चलाना है, yes. क्योंकि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसने टर्न लिया है ना, अब आपको हस्बैंड या बीवी की फॉर्म में एक बेस्ट फ्रेंड भी चाहिए, आपको उसी में थेरेपिस्ट भी चाहिए, आपको उसी में एक पार्टनर भी चाहिए ज़िंदगी के मसलों को हल करने के लिए, और आपको उसी में घर चलाने वाला भी चाहिए। पहले ज़माने में शादी सिर्फ घर चलाने के लिए होती थी, दोस्तियाँ वगैरह रिश्तेदारों से, क्लोज नेट फैमिलीज़ होती थी, गांव होते थे, महल्ले। अब वो नहीं रहा, तो वो सारे रोल एक ही बंदे ने करने हैं आपके लिए। तो फॉर दैट यू नीड टू गेट थेरेपी, यू नीड टू गेट गाइडेंस। हमें इस वक्त जो सोसाइटी में रुझान नज़र आता है वो ज़्यादातर ये होता है कि हमें अपने पार्टनर के साथ अच्छा ताल्लुक रखना है, लेकिन हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त कोई भी बात पता चलती है, तुमने नहीं बताई थी, इस बात पे झगड़ा हो जाएगा। कि तुम अपने आप को बदलो, मैं नहीं बदलूं। हाँ, और ये दोनों तरफ से होता है। खातून चाहती है कि ये मर्द बदले, मर्द चाहता है कि ये औरत बदले। काउंसलिंग कितना हेल्प आउट करती है किसी मर्द रिश्ते तो को चाहता है बचाने औरत के बदले। लिए। हाँ, लेकिन औरत भी चाहती है मैं चाहता हूं औरत बदले। औरत मर्द तो औरत ही बदल औरत देता का है। मिजाज बदले। अच्छा, मिजाज मिजाज आजकल बहुत महंगी हो गई है, औरत को बदलना एक ही शादी काफ़ी होती है। दोनों सूरतों में महंगा काम हो गया, दोनों में महंगा। खासा महंगा ही हो गया है। आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें, जब भी कोई भी थेरेपी क्या है, किसी भी चीज़ को आपको बेहतर बनाने की ख्वाहिश है, आपको लग रहा है एक मसला है और आपने उसको बेहतर बनाना है, जैसे बैक में दर्द है, जैसे टांग में दर्द है, तो जो भी थेरेपी में आएगा अगर वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। जैसे अगर आपको घुटनों में दर्द है और आप डॉक्टर की बात नहीं मानना चाहते, तो फिर बार बार डॉक्टर बदलने से जाने से फ़ायदा नहीं है, टेस्ट कराएं। तो जो भी हमारे पास आते हैं, पहला यही है, प्रेमिस यही है कि वो बदलना चाहते हैं कुछ ना कुछ। हम उनको हेल्प करते हैं कि किस किस तरह बदल सकते हैं, और किस तरह जिस दिन एक दिन पार्टनर नहीं बदला, हम बर्दाश्त कैसे कर सकता है दूसरा पार्टनर। और अगर दोनों आपके पास नहीं आ रहे पार्टनर्स, कोई एक आ रहा है, वो अपना मसला बताता है कि दूसरे को कन्विंस करना है, उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, लेकिन रिश्ता टूट रहा है, उसको कैसे हैंडल करते हैं? उसको हम फिर मैरिज काउंसलिंग नहीं कहते जब तक दोनों हमारे सामने बात नहीं करेंगे। दोनों का आना जरूरी है। इंडिविजुअल थेरेपी, हाँ, वो तो इंडिविजुअल थेरेपी है ना, वो भी आते हैं हमारे पास। उसमें यू कैन डिस्कस योर शादी, योर मैरिज एज अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लाइफ का। बट जो मैरिज काउंसलिंग है जो सही मानों में, वो होनी चाहिए दोनों के। ज़्यादा इश्यूज क्या होते हैं जब कपल आपके पास आ रहा है, या इंडिविजुअल कोई मर्द या औरत आ रही है, किस इशू के साथ आ रहे हैं? ज़्यादा इशू क्या है आजकल? देखें, इश्यूज तो बहुत हैं हर घर के अपने अपने। एक मसला होता है कि उनका एक ग्रिड लॉक बन चुका होता है, वो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां रास्ता नहीं है आगे। हर मसला कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, किसी भी रीज़न की वजह से। क्या ये रीज़न होती है? हाँ, और जॉइंट फैमिली सिस्टम, फैमिली होती है। अब जाहिर बात है हमारे मुल्क में थोड़ा अभी तक भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इंटरफेरेंस है, थोड़े हमारी डेफिनेशंस क्लियर नहीं है चीज़ों की, रिश्तों की। तो हाँ, फैमिली की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। फिर वही बात है जो मैंने अभी बताई कि डेफिनेशन चूँकि शादी की बदल रही है, लेकिन शादी के बारे में व्यू हमारा वही है शादी में एंटर होते हुए जो अम्मा अब्बा ने दिया था, जो उनके अम्मा अब्बा ने उनको दिया था, और जो उनके अम्मा अब्बा ने उनको बिल्कुल। बट अब ज़िंदगी उनके अम्मा अब्बा से लेके, बल्कि हमारे अम्मा अब्बा से लेके बहुत सडनली चेंज हुई है। इन लास्ट 30-40 ईयर्स में शादी का इंस्टीट्यूशन बहुत बदला है और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। और कितना रेलेवेंट हो गया सलमा इस पर ये बात करना कि अभी रिसेंटली एक वाक़या जो रिपोर्ट हुआ कि शौहर ने जो मर्डर किया उसका, और उस पर लोगों ने बड़ी उसमें राय दी कि आप अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं या बताएं कि आपकी शादी हो रही है, अब आपने वहीं रहना है, वहीं से आपका जनाजा उठे। नो,
آپ بیٹیوں کو بتائیں کہ اگر کسی ایسی جگہ شادی ہو گئی ہے جو کہ نہیں چل سکتی, جس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے, تو کم بیک, یہ آپ کا گھر ہے, ہم آپ کے محافظ ہیں, یہ بڑا اہم ہے. پلس ہم اپنے انفلوئنسرس کو, یعنی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ نظر دوڑاؤں تو بہت سے کپلز ہمیں نظر آئے ہیں ریسنٹ دس ایئر کہ جن کے یا تو شادی سے پہلے ان کا ریلیشن شپ تو ختم ہوا, اور شادی کے بعد فیروز خان کو آپ دیکھ لیں, آئمہ کو آپ دیکھ لیں, اور بہت سے نام ہیں, میں نام نہیں لیتا, لیکن یہ ریلیشن شپ ختم ہوئے ہیں. اور ہر بار جب ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے یا شادی ختم ہوتی ہے تو عورت کا قصور نہیں ہوتا, عورت کے اوپر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے, شی از دا کلپریٹ, اس کی وجہ سے شادی ختم ہوئی, اور دوسری شادی کو اور زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر عورت کی تیسری شادی ہے تو اس سے بھی زیادہ معیوب ہے. یہ اس لیے ہے نا کہ آپ عورت کو سکھا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, آپ نے بدلنا ہے, مرد نے نہیں. اور ہم, مجھے لگتا ہے غلط ریزنز کی وجہ سے شادیاں کر رہے ہیں. اب دیکھیں, شادی کا ایک ریزن ہے نا کہ آپ کو ایک کمپینین چاہیے, آپ نے اپنی زندگی سیٹ کر لی ہے, آپ نے اپنے پرانے جتنے زخم ہیں زندگی کے وہ ٹھیک کر لیے ہیں, اپنے آپ کو پورا صحیح سنبھال لیا ہے, اب آپ کو ایک پارٹنر چاہیے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بھی پورا سنبھالا نہیں ہوتا تو ہم ایک دوسرے بندے کو اس اوکیزن میں لے آتے ہیں, تو پھر وہ وہاں پہ مسئلے زیادہ بڑھتے ہیں. بات بہت امپورٹنٹ کر رہی ہیں, میں چاہوں گا سیلیبریٹ کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی سنبھالا نہیں ہے اور آپ شادی کر رہے ہیں, یعنی شادی کے ریزن, اور ریزن نارملی کیا ریزن ہے جی, نسل چلے گی, پتہ نہیں کون سے ڈائناسورز کی نسل چلنی ہے, لیکن نسل چلنی ہے. اور پیرنٹس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا کوئی ریلیشن شپ ختم ہوا ہے یا وہ کسی وجہ سے ایموشنلی اسٹریسڈ ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ جو خاتون آ رہی ہے اس نے تو آپ کے بچے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو بس یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں, تو شادی اس بچے کی کریں اپنی, یا اس فرینڈ کو انکریج کریں جس نے اپنا سب کچھ سیٹ کر لیا ہو, صرف جاب نہیں, اپنے پرابلمس ٹھیک کر لیے ہوں, اپنا یہاں سے سیٹ کر لیا, اور اس کو پتا ہو کہ مجھے یہ شادی کیوں کرنی ہے, اس لیے نہیں کہ اب بس نوکری لگ گئی ہے. ویسے شادی کیوں کرنی چاہیے؟ یہ تو انڈیویجول بڑا ریزن ہے, تاکہ آپ کو کمپینین مل سکے, تاکہ آپ کو ایک کمپینین, اور کمپینین کی ڈیفینیشن ڈکشنری میں ضرور دیکھیں شادی سے پہلے کہ وہ کیا ہے. وہ آپ کا بوجھ اٹھانے والا تو کبھی کبھی تو بن سکتا ہے, موسٹلی وہ آپ کے ساتھ چلنے والا ہے. اور تبھی بہت ساری شادیاں اس لیے بھی نہیں چلتی کہ ہمیں کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی گھر میں. اچھا, ایک اور پوائنٹ پہ چاہوں گا, آپ ضرور بات کیجیے گا کہ اکثر یہ دیکھتے ہیں ہم کپلز, شادی ہوئی چند مہینے بعد ہی جو پیرنٹس ہیں, یعنی لڑکے کے جو گھر والے ہیں, پریشر ہے جی کہ آپ خوشخبری چاہیے ان کو. ابھی وہ آپس میں صحیح طرح سے جلن بھی نہیں ہوئے, سمجھ بھی نہیں پائے, ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ بھی شاید نہ کیا ہو کہ کس طرح ہم نے اپنی فیملی کو لے کر چلنا ہے, اور آپ نے کنسیو کر لیا, آپ کے ہاں اولاد ہوئی. اب جب اولاد ہوگی اس کے بعد اگر کانفلکٹ ہے بھی تو آپ کہتے ہیں نہیں اب اولاد ہوگی نا, اب چلاؤ اس رشتے کو, یعنی اولاد نہ ہوتی تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے یار نہیں چل سکا رشتہ, بجائے اس کے ٹاکسک ریلیشن شپ پہ جائیں ختم کرتے ہیں, لیکن اولاد کے بعد آپ رک گئے. اب وہ جو پریشر پیرنٹس نے بلڈ کرنا ہے, جو خوشخبری چاہیے, یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے اس کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی اسٹرانگ ہو جاتی ہے بچہ پیدا ہونے سے, کہا جاتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس پہ بڑی ریسرچز ہیں کپلز پہ جہاں ان کی شادی ویک ہو گئی ایکچولی بچہ پیدا ہونے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ ماں تھکی بھی رہنے لگی, فادر کے اپنے ایشوز رہنے لگے, سلیپ لیس نائٹس آنے لگیں, تو وہ صبح اٹھ کے بکرنگ تو میں ہونے لگی زیادہ جب اب نیند پوری نہ ہوئی ہو بچے کے ساتھ. پھر ان کی رسپانسبلٹیز ایک دوسرے سے, مطلب وہ ایک دوسرے سے یوں ہو گئے نا بجائے یوں ہونے کے. تو یہ پراپر ریسرچز ہیں اس پہ. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی سروس نہیں کرنے دیتے, لیکن ہم خود دیکھتے ہیں عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. سلمہ آپ نے بھی شاید سنا, اور بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو لٹرلی بچوں سے تنگ ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اینڈ وہ سرونٹس کو دیے ہوئے ہیں, میڈس کو دیے ہوئے ہیں, اور پھر بچوں کے اوپر بھی غصہ نکلتا ہے نا, ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کا, ان کو برا بھلا کہنا, بچوں کے ذہن پہ منفی اثر پڑتا ہے. تو بس میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ریسرچز سروس نہیں ہو رہے, لوگ اتنا بتاتے بھی نہیں ہیں, ہمارے یہاں تھوڑا پرائیویسی کلچر زیادہ ہے, لیکن شادی ضروری نہیں ہے بچے سے اسٹرانگ ہو جائے. بلکہ یہ اماں ابا سن لیں, لوگوں کو تو پتہ ہے ینگ کپلس کو, شادی کئی دفعہ بہت کمزور ہو جاتی ہے جلدی بچہ ہونے سے. اوکے, تو وقت دیں, کپلز کو وقت دیں, اور یہ فیصلہ کپل کا ہے, یہ میں ضرور کہوں گا, یہ فیصلہ کپل نے کرنا ہے جی کب انہوں نے کنسیو کرنا ہے. تو پریشر خام خواہ سوسائٹی کا نہ بلڈ کریں, نہ ساتھ والی جو آنٹی ہیں وہ, اور نہ آپ کی کوئی محلے کی اور آنٹی ہیں وہ جو آ کے دوسرے دن پوچھتے ہیں خوشخبری کدھر ہے بھائی. آبادی بہت ہو گئی ہے, بس آبادی ویسی بہت ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ظاہر ہے کپل کو آپ ٹائم دیں, بلکہ اگر کوئی ان کا ایشو ہو رہا ہے ان کو ایسا کنڈیسیو انوائرمنٹ دیں کہ وہ اپنے مسئلے خود حل کریں, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انٹرفلور خراب ہو جاتا ہے. سارے مسئلے حل بھی نہیں ہوتے نا, نہیں ہوتے. دو طرح کے مسئلے ہیں کپل کے, 2 میجر کائنڈز آف کانفلکٹس ان اینی شادی. ایک ہوتا ہے سالویبل, ایک ہوتا ہے پرپیچول, پکا پرماننٹ مسئلہ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ مینیج کرنا ہوتا ہے. ہمارے کپل میں موسٹلی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے, وہ ایسے کر کے کیوں آتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ وہ اس والے مسئلے کو, پرپیچول پکے مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کوئی مسئلہ اگر پکا ہے تو آپ اسے سالو نہ کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کا مسئلہ ہے جی کہ یہ گیلا ٹاول رکھ دیتے ہیں روز بیڈ پہ, مجھے غصہ آتا ہے, اب وہ نہیں ہو سکتا نا, اس کی نیچر ہے وہ نہیں کرے گا, وہ اس گیلا ٹاول ہی رکھے گا, بھائی کیوں لڑ رہے ہو خام. نیچر تو بدلی جا سکتی ہے, ہیبٹ از سیکنڈ ان نیچر. بٹ وہ جو ہیپی کپلز ہیں نا, اسی بڑی اچھی ایگزامپل دی انہوں نے. اب ہیپی کپل کی میں ایگزامپل دوں جو ہمارے پاس آتے ہیں, جو
20-30 साल से शादी हुई भी, अगर आप उनसे पूछें, मे बी वो आपको इस तरह ना बता सकें कि परपेचुअल या सॉल्वेबल या ये वो, बट आप उनसे पूछें कि तौलिए वाला मसला वो कैसे हल करते हैं। आपको पता है आधा टाइम जब वाइफ टॉवल उठाती हैं तो वो मजाक करती हैं उसके साथ साथ कि ये तुमने फिर रख दिया, और वो उस पर हंसते हैं, वो कहता है सॉरी यार मैंने फिर रख दिया, तो वो हंसती हैं और वो आके सॉरी करता है। तो देखिए आपका ताल्लुक कितना खूबसूरती से चलता है। अनहैप्पी कपल्स में हमने ये देखा कि वो तौलिया उठाते हुए भी हाँ बदतमीजी कर रही हैं, और वो फिर जवाब में भी बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि औरत की वजह से वो करे, अनहैप्पी कपल्स में दोनों सख्त मिजाज हो और किसी भी चीज़ की खराबी में ज़रूरी नहीं है कि कोई शादी 1 महीने बाद टूट रही है, 1 साल बाद, ये 30-30 साल के बाद भी हमने शादियां टूटते हुए देखी हैं, और उसकी वजह ये होती है कि कंपैटिबिलिटी कई साल साथ गुजरने के बाद भी नहीं बन पाती। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया जी, साथ मौजूद थी, बड़ा अहम है। मैं फिर कहूँगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे कि और वक्त मिल जाए तो और बात इंसान कर पाए, लेकिन वक्त है कि ख़त्म। मुलाकात करेंगे कल, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।